नमस्कार, स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। मैं हूं अनुज सिंघल और मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं वीरेन। और आज सुबह जो हमने मार्केट को लेकर स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर आई थी उस पर डिस्कशन करेंगे। आखिरी के 1 घंटे में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके लिए वो डिस्कस करेंगे और अपने सब गेस्ट को जोड़ेंगे। वो बताएंगे कि इंडिविजुअल स्टॉक्स पर आपको इस समय कहाँ सौदे दिखाई दे रहे हैं। याद रखिए आज वीकली एक्सपायरी भी है तो आपको उसकी भी तैयारी करनी है। और मार्केट में एक मूव शायद अभी भी बाकी है। जो सुबह की एक बड़ी मूव थी वो हमने दोनों साइड कैप्चर की। अब देखते हैं कि लास्ट के 1 घंटे में क्या मूव आता है। वेरी नाइस, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून अनुज। और इस कार्यक्रम की शुरुआत में एग्जैक्टली आप देखें, एक बार डाउ फ्यूचर्स को देखते हैं करीब 32,200। याद रखिएगा हम एक्सपायरी डे के आखिरी के 1.5 घंटे को प्ले करने के लिए तैयार हैं। आज बैंक निफ्टी इस वक्त आउट परफॉर्म करता हुआ 155 अंकों पर, मिड कैप्स स्टेबल है, स्लाइटली द पॉजिटिव बायस 34 अंकों पर और आईटी बैकफुट पे है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, ओआई बिल्डअप, साथ ही साथ सेक्टोरियल बिहेवियर जो है, शॉर्टिंग का, लॉन्ग का, शॉर्ट कवरिंग का, सब कुछ आपकी स्क्रीन पर रखूंगा। लेकिन अनुज आज सुबह जो इनफैक्ट बात हुई थी स्क्रीन पर और वही यही थी कि इनफैक्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस अराउंड आई थिंक 17,950 और करीब करीब 18,000 बड़े पुट राइटर्स वहां पे खड़े हैं। ग्लोबल मार्केट्स कुछ भी करें, इंडियन मार्केट्स की ट्रैजेक्टरी वही रही है, बाय ऑन डिप्स की। आज सुबह आपने अप्रोच यही ली थी, अच्छा ट्रेड मिला सुबह। अब अनुज अब क्लोजिंग में अप्रोच क्या रहेगी? और देखिए बिल्कुल, और ऑलमोस्ट सुबह यही हमारी डिस्कशन भी हुई थी कि मार्केट में इस समय एक बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। और सुबह आज मार्केट ने आपको एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड दिया। मेरे को जो सुबह हमारी एंट्री थी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सुबह हमारी एग्जिट थी वो थी, क्योंकि जो 17,960 पर चली एंट्री तो मिल गई, लेकिन उसके बाद एग्जिट ज़रूरी था। वो जो सुबह सुबह 10 बजे हमने एक कॉल ली थी कि मार्केट में शायद अभी के एग्जिट का भी कॉल आ गया है। और बैंक निफ्टी भी करीब करीब 41,300 पर और निफ्टी करीब करीब 18,100 के आसपास। और वो अब एक्सपायरी के आसपास अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन मैं एक दो चीज़ें रखना चाहता हूँ यहाँ पर। अगर आप निफ्टी को देखें तो आज का लो है 17,959। तो जो 17,960 का ऑप्शन बेस था वो उसने नहीं तोड़ा, लेकिन उसमें आज एक्सपायरी का एक फैक्टर है। आखिरी के 1 घंटे में अब इस 17,960 को बचाना जरूरी है। अगर आखिरी के 1 घंटे में आपने 17,960 तोड़ दिया तो आज की जो मेहनत थी वो थोड़ी बेकार हो जाएगी जो बुल्स की थी। तो इसके लिए 17,960 पर नजर रखें। उसके नीचे नेगेटिव बंद होना थोड़ा नेगेटिव होगा, लेकिन भारतीय मार्केट्स में रेजिलियंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी को भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। और आप एक बार जरा निफ्टी के ऑप्शंस के अगर आंकड़े देखेंगे, जो आज के निफ्टी के ऑप्शंस के आंकड़े हैं, तो उसमें आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगा कि ऑप्शन राइटर्स का दिन रहा है। हालांकि इंट्राडे में अगर आपने सुबह कॉल्स लिया तो आपने अच्छा पैसा बनाया होगा, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो है पुट राइटर्स का ही दिन है, क्योंकि कॉल हो या पुट सब में प्रीमियम जो है 80 से लेके करीब करीब 100% तक डिक्लाइन हुआ है। 18,100 की कॉल है, 18,000 की पुट है, 18,050 की कॉल है, ये 17,950 की पुट है। कोई भी डेटा उठाकर देख लें। मेरे ख्याल से इंडेक्स जिसने काफ़ी अच्छा आज किया है वो है बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी का जो मूव आया है उससे एक चीज़ निकल कर आ रही है। और अगर पहले बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के आंकड़े देख लें, क्योंकि आज की एक्सपायरी है, तो 41,300 का जो कॉल राइटर है वो टस से मस नहीं हुआ। डिस्पाइट जो इंट्राडे रिकवरी आई थी, इवन उसके बाद भी उसका जो कॉल राइटर है वो वहाँ पर अड़ा रहा। और ऊपर के लेवल पर तो खैर काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत क्लियर हो गई है बैंक निफ्टी के लिए कि इसने जो पिछले 2-3 दिन में अंडर परफॉर्मेंस दिखाई थी वो वीरेन अब खत्म हो गई है। अब यहाँ से वापस बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा। और उसका सिंपल रीज़न है कि जो आईटी में रैली थी, काउंटर ट्रेंड रैली, अब वो खत्म होने के साइन दिखा रही है। और यहाँ से बड़ा मूव आपको मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में दिखाई देगा। अगर आज डाउ फ्यूचर्स और जो दिखा रहे हैं, और अगर आज यूएस मार्केट ने थोड़ा भी अपने आप को बिहेव किया, जो कल डिक्लाइन आई थी बड़ी, उससे थोड़ा भी उबर गए ना वीरेन आज, तो हो सकता है कल स्क्रीन पर आपको बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई दिखा दे। पॉसिबल है कल। 500 पॉइंट के करीब दूर है और 500 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो अगर आज यूएस में हल्की सी भी रिकवरी हो गई और आज अगर हमारे एफआई के डेटा वापस पॉजिटिव आ गए तो कल आपको बैंक निफ्टी न्यू हाई दिखा देगा। और निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है बिकॉज ऑफ आईटी, लेकिन निफ्टी भी अपने बेस को नहीं तोड़ रहा, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में वीरेन आपने आज स्टडी किया होगा, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है? अनुज बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, मैंने इंडेक्स को आपने समराइज कर दिया। इसके बाद थोड़ा सा एक बार आते हैं कि एग्जैक्टली स्टॉक फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं। अनुज जैसे कि आपने कहा कि बैंक निफ्टी के पास बहुत स्ट्रांग अगर आप देखें चांसेस है कल नया हाई क्रिएट करने के। अगर यूएस मार्केट अगर आप देखें थोड़ा सा सहयोग दें आज,
आज बाजार ने वाकई निफ्टी आईटी को बैकफुट पर अगर आप धकेला है, शॉर्टिंग विटनेस हो रही है, लॉन्ग्स विजिबल है बैंकिंग में। अगर आप ओआई एडिशंस देखें अनुज, एसबीआई, कैनरा बैंक, पीएसयू बैंकिंग बास्केट पे ये बाजार पूरा फोकस कर रहा है। लुक एट एसबीआई 8% ओआई एडिशन, कैनरा बैंक करीब 5.65%, फेडरल बैंक जो कि अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में है 5.4% एडिशन। ह्यूज बिल्डअप है बैंकिंग में। आज पूरे के पूरे बैंकिंग स्पेस में जो अभी अनुज बात कह रहे थे कि इट्स क्वाइट पॉसिबल टू क्रिएट न्यू हाई, सपोर्टिव है डेटा उसके लिए। उसके बाद आप देखिए आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक चल रहे हो, आज एनबीएफसीज ने काफी अच्छा खासा मूव दिया। एमएनएम फाइनेंस ने अगर आप देखें पोस्ट अपने नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया, 13.9% ओआई बिल्डअप। एचडीएफसी लाइफ अगर आप देखें तो यहाँ पे काफी अच्छा बिल्डअप था। इनेबल्स हाउसिंग फाइनेंस में आज बिल्डअप था। एनबीएफसीज, बजाज फिनसर्व इनफैक्ट अच्छा कर रही थी, हालांकि वो ओआई यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन नहीं है। तो एनबीएफसीज और बैंक्स में बाइंग विजिबल थी। शॉर्ट कवर आज जिस स्पेस में नजर आया है अनुज, वो है भारती एयरटेल और इंडस टावर, दैट मीन्स टेलीकॉम। यहाँ पे ओआई शेड हुए हैं और स्टॉक्स अगर आप देखें थोड़ा सा, स्पेशली भारती एयरटेल जो थोड़ा 2-3 दिन से अगर आप देखें जो शॉर्टिंग विटनेस कर रहा था, थोड़े शॉर्ट कवर हुए हैं। शॉर्टिंग क्लियर कट शॉर्टिंग हुई है आज आईटी मेजर्स में। लेकिन फिर भी अगर आप इस वक्त ओआई देखें तो टेक महिंद्रा 6.1, विप्रो 5.1 और एलटीटीएस मिड कैप आईटी में लगभग 4% का बिल्डअप। तो आईटी में आज वाकई अगर आप देखें सीरियस डैमेज है। और एक केमिकल स्पेस में अनुज, कोरोमंडल, यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉर्टिंग हुई है और करीब 16% ओआई बिल्डअप हुआ है। अब एक काम करते हैं, जरा स्क्रीन पर आपको इस कार्यक्रम का पूरा जो ब्यौरा है वो प्रस्तुत कर देता हूँ कि इस प्रोग्राम को हम कैसे अप्रोच करेंगे और एक एक करके इस कार्यक्रम में हम क्या देखेंगे। देखिए आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मेहमान होंगे बातचीत करने के लिए फंडामेंटल एनालिस्ट आशीष माहेश्वरी, उनसे करेंगे बातचीत। और मानस जायसवाल, प्रकाश काबा, सचितरन उतेकर, आशीष चतुर्मुता, शिल्पा राउत आज टेक्निकल और डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव से बातचीत करेंगे। बोर्ड रूम में आज बातचीत होगी, एक बार फिर से याद रखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। एमडी एंड सीईओ श्री ए.के. दास हमारे साथ इस खास बातचीत में होंगे, उनसे करेंगे बातचीत। हमारा एक खास सेगमेंट है क्या चल रहा है, इसमें किसी सेक्टर स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं। सीएनबीसी आवाज की रिसर्च टीम एक इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य आपके लिए लेके आएगी। उसके बाद 4 का चौका शिल्पा जी सस्ता ऑप्शन, एफएन सुपरस्टार सचिन, 4 का चमत्कार आशीष चतुर्मोता, मिड कैप फंड आज आशीष महेश्वरी जी के सौजन्य से आएगा। फिर याद रखिएगा नतीजों का क्रम बहुत महत्वपूर्ण है और इस क्रम में आशीष से बात करेंगे टाइटन के नंबर्स पे, सिप्ला के, ब्रिटानिया के, दीपाली एग्जैक्टली अगर आप देखें ऑटो स्पेस में टीवीएस के नंबर्स के एक्सपेक्टेशन समझाएंगी, बाकी स्कॉट्स के, और कैपिटल गुड्स में कमिंस इंडिया जिसने एक बज क्रिएट किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग मूव दिया था अब तक, उस पर करेंगे बातचीत। बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज हमारे साथ श्री नवीन कुलकर्णी, सीआईओ एक्सिस सिक्योरिटी से जुड़ेंगे बातचीत करने के लिए 3 बजे डीलिंग रूम चेक यतिन के साथ, और उसके बाद जो बीटीएसटी का क्रम है उसको शुरू करेंगे। अनुज बिल्कुल, और अब एक काम करते हैं, एक बार जरा कुछ स्टॉक्स पर नजर रख लेते हैं जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स नॉर्मली हर्षता करती है, लेकिन आज हर्षता की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं वो जिम्मा उठा लेता हूँ। तो सबसे पहले तो तेजी के शेयर देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो काफ़ी मजबूत शेयर रही है और फ्रेश ऑल टाइम हाई की तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स आने सैटरडे को और मार्केट अज्यूम कर रहा है कि एसबीआई के नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग होंगे और कोई रीज़न नहीं है कि ख़राब नंबर्स आए एसबीआई के, तो एसबीआई क्लियरली नंबर 1 पर है। भारतीय एयरटेल, जिसमें लास्ट 2-3 दिन में थोड़ी मुनाफा वसूली हमने देखी थी, लेकिन अदरवाइज काफ़ी स्ट्रांग स्टॉक रहा है, इसमें अच्छी खासी बाइंग आप देख रहे हैं, करीब 1.5% की। आज सुबह वीरेन हमारी बात हुई थी एमएनएम फाइनेंशियल के नंबर्स को लेकर कि ये एक मिस्ट्री स्टॉक रहा है और ख़राब नंबर्स पे सबसे ज़्यादा यही स्टॉक चलता है। 13% ऊपर ये स्टॉक है और पिरामल एंटरप्राइजेस करीब 5.5% ऊपर है। चलिए काम करते हैं, एचडीएफसी के नंबर्स आ गए हैं तो पहले उस पर नज़र डाल लेते हैं। 4,454 करोड़ का प्रॉफिट है और एनआईआई है 4,639 करोड़। ये दोनों के दोनों जो हैं ये एक्चुअली काफ़ी एक्सपेक्टेशंस को बीट कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन था करीब 4,009 करोड़ का, तो उसके सामने 4,454 करोड़ का प्रॉफिट आया है, तो ये क्लियरली एक बीट है। और जो कैलकुलेटेड एनआईआई हम डालते हैं वो भी बढ़कर 4,109 करोड़ से बढ़कर हुई है करीब 4,583 करोड़, और ये भी एक किस्म का बीट है। इसका इम्पैक्ट आएगा निफ्टी पर, क्योंकि एचडीएफसी जो है वो निफ्टी में है, निफ्टी बैंक में नहीं है, लेकिन एचडीएफसी अब चलता है तो एचडीएफसी बैंक भी चलता है क्योंकि उनका मर्जर है और रेशो
दोनों का वेल डिसाइडेड है। तो एक बार दोनों स्टॉक्स का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए, क्योंकि बैंक निफ्टी चलता है तो फिर सॉरी एचडीएफसी बैंक चलता है तो बैंक निफ्टी पर मूव आता है। ये देखिए एनआईआई बीट किया है, बट ज़्यादा नहीं है एनआईआई को बीट किया, थोड़ा सा ही मार्जिन से बीट किया है। 4582 करोड़ का पोल था एनआईआई का, 4639 करोड़ उसके सामने आया एनआईआई, लेकिन प्रॉफिट में अच्छी बीट है। 4454 करोड़ वर्सेस 4009 करोड़ का जो एक्सपेक्टेशन था, और ओवरऑल आय भी बढ़ी है। तो ये देखना होगा कि ये जो नेट प्रॉफिट में बीट आया है ये कहाँ से आया है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम में इतना बीट नहीं है। तो अदर इनकम है या कॉस्ट सेविंग है, क्या है, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से देखना होगा हमको। और इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या रहा है आगे जाके वो भी देखेंगे। लेकिन स्टॉक तो रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ बहुत क्लियर है मार्केट में अभी, बिकॉज एफआईआईज आर बैक, वो एफआईआईज की बाइंग जो है वो नॉर्मली एचडीएफसी ट्विंस में आती है। ग्रॉस एनपीए भी कम हुए हैं, 0.98 से घटकर 0.91% हो गए हैं। तो खैर एसेट क्वालिटी में तो एचडीएफसी ने कभी निराश किया ही नहीं है, वो तो हमेशा इसका एक सबसे बड़ा प्लस फैक्टर रहा है। उसकी जो ड्यू डिलीजेंस है, फिर आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, मेरा होम लोन जो है वो एचडीएफसी के साथ था, और उसके बाद मुझे एक बैंक में शिफ्ट करना था, क्योंकि काफ़ी अच्छा ऑफर मिल रहा था मुझे, टी बिल से रिलेटेड था, मुझे 5% तक तो वो मिल रहा था। तो सिर्फ मेरा लोन एचडीएफसी का था, उतना काफ़ी था। उस बैंक ने उसके बाद उसमें कोई कुछ भी डिलीजेंस वगैरह कुछ नहीं किया, कोई पेपर्स नहीं देखे, कुछ नहीं देखे, बस एचडीएफसी ने लोन अप्रूव किया हुआ था, मेरा लोन एचडीएफसी से चल रहा था, बस उसी नाम पर उन्होंने वो जो लोन है वो ले लिया। तो बताता है कि किस तरीके की क्रेडिबिलिटी है एचडीएफसी की। मैं बताऊं अनुज जी, आप क्या होता है नोएडा में, दरअसल क्या होता है, जब आप पहली प्रॉपर्टी लेते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं ना, बड़े आप दुविधा में होते हैं, यार पेपर्स ठीक हैं या नहीं होते हैं। तो कई प्रॉपर्टी डीलर कहते थे मुझे शुरू में, यार तुम सिर्फ एचडीएफसी से लोन लेना, जो उनका लॉयर है ना, ड्यू डिलीजेंस और डॉक्यूमेंटेशन नोएडा अथॉरिटी से अगर आप देखें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आने, एचडीएफसी बखूबी पूरा कर लेगा। दैट्स व्हाई आई मीन एचडीएफसी का भरोसा जो है वो अलग ही है। खैर, एक अनुज ने जैसे कि बताया कि नंबर इट्स अ बीट एंड स्टॉक फ्लाइंग हाई 2505 पे। आशीष चतुर्मुता से एक व्यू लेते हैं यहाँ पे। आशीष, अभी आपने अनुज को सुना, एग्जैक्टली नंबर्स पढ़ के सुनाए। ग्रॉस एनपीएस अगर आप देखिए 1.78 से घट के लगभग 1.5। एसेट्स क्वालिटी के फ्रंट पे आप देखिए नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली एक ऐसे टेन्योर में जब एक बहुत स्ट्रांग रिवर्सल साइकिल हमने पिछले 6 महीने में देखी है। आपका व्यू इन नंबर्स पे और आपका टेक एचडीएफसी पर। बिल्कुल बिल्कुल, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए एचडीएफसी बैंक बहुत ही बेहतरीन नंबर्स भी पेश कर रहा है, और साथ ही साथ यही सेटअप हमें चार्ट्स पे भी नजर आ रहा है, जब हम देख रहे हैं स्टॉक कंसिस्टेंटली एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से बना रहा है, और इसने डिसाइसिवली 1500 के एक रेजिस्टेंस जोन को अब इवेंचुअली क्रॉस किया है। इनफैक्ट आज सुबह भी हमने एचडीएफसी बैंक पे एक कॉल आपकी सिस्टर चैनल पे भी दिया है। हमारा मानना है 1620 रुपए के लक्ष्य। आशीष एचडीएफसी के नंबर्स आए हैं, एचडीएफसी बैंक के नहीं, एचडीएफसी। जी बिल्कुल। तो देखिए ये तो अब मैं मेरे हिसाब से दोनों ही एक साथ ही परफॉर्म करेंगे अनुज, और दोनों पे ही व्यू हमारा काफी पॉजिटिव है। एचडीएफसी लिमिटेड पे अगर से पहले बात करें तो यहाँ पर 2620 की एक अपसाइड इमीडिएट बेसिस पर देखने को नजर आती है। 2470 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए, और इसी का इफेक्ट मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक में भी देखने को मिलेगा, जहां 100 रुपए की तेजी हमें देखने को नजर आती है। दोनों एचडीएफसी ट्विंस एक बढ़िया तेजी के लिए तैयार हो चुके हैं, और यहां से मेरे हिसाब से 2470 के स्टॉप के साथ करंट लेवल्स पर लॉन्ग पोजीशन एचडीएफसी लिमिटेड में बनाई जा सकती है। ये देखिए एक बार जरा बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन चार्ट लेकर आते हैं, और निफ्टी का भी लेकर आते हैं वैसे तो, लेकिन बैंक निफ्टी में जो अभी थोड़ी देर पहले तक एचडीएफसी बैंक नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा था, अब वो पॉजिटिव हो गया। और देखिए मैं दोबारा बताता हूँ कि नंबर्स एचडीएफसी का आए हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी के साथ ही चलेगा अब, क्योंकि उनका मर्जर हो रहा है। इसके लिए जो मूव एचडीएफसी में आएगा वही मूव एचडीएफसी बैंक में आएगा। यही कहानी रिपीट होती है, जब एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आते हैं तो जो मूव एचडीएफसी बैंक में आता है वही एचडीएफसी में आता है। और ऑब्वियसली अब तो मर्जर हो जाएगा, कुछ ही टाइम बाकी है, उसके बाद ये स्टॉक्स कुछ टाइम के बाद एक एचडीएफसी बैंक ही रह जाएगा, सिर्फ एचडीएफसी ट्रेड करना बंद कर देगा कुछ टाइम के बाद। तो बहुत मोमेंटस डे होगा वो वैसे, जिस दिन एचडीएफसी ट्रेड करना बंद करेगा, क्योंकि इंडियन इंडेक्स में सबसे बड़ा मल्टी बैगर जो रहा है वो एचडीएफसी रहा है। महेश्वरी जी से भी एक व्यू ले लेते हैं एचडीएफसी पर। ओके, एक काम करते हैं, तो प्रकाश गावा जी से एक टेक्निकल व्यू एक और ले लेते हैं। प्रकाश जी, एचडीएफसी काफ़ी ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में तो इसने वेल्थ का मतलब एक खजाना क्रिएट किया लोगों के लिए, लेकिन नियर टर्म में थोड़ा अंडर परफॉर्म किया। अब उसको आप कैसे देख रहे हैं? अभी रिसेंटली थोड़ा सा उसने जो वापस एक मोमेंटम में आया है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, कैसे अप्रोच करेंगे इसको? एचडीएफसी मैंने फर्स्ट स्टॉक लिया है अपनी लाइफ में, जब वो आईपीओ आया था 100 रुपीज के 10 शेयर लेते हैं।
डेफिनेटली वेल्थ क्रिएटर है 100%। ये तो एक इनहेरिटेंस स्टॉक। हाँ, रियल टर्म में थोड़ी इसमें थोड़ी सेलिंग आई है, लेकिन जो बेस देख रहा हूँ 2200 2400 में अनुज, ये बहुत बढ़िया बेस बना है। इसके हिसाब से लगता है बैक टू स्क्वायर वन, 2800 टू 2900 जो रिसेंटली हमने देखा था, करीब टू 3000 में देखा था, वहां तक फिर जाने की पूरी चेष्टा कर सकता है। इसमें स्ट्रेंथ है। इसमें अगर कोई डिप मिलती है एचडीएफसी में करीब 2400 या 50 के आसपास, तो एक बाइंग का मौका रहेगा। मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया बेस बना है एंड आई थिंक इज गोइंग बैक टू द टॉप्स। लेकिन कितनी बड़ी बात कही गावा जी ने, और गावा जी को हम जानते हैं काफ़ी अच्छे ट्रेडर है, लेकिन आईपीओ से रखा हुआ है एचडीएफसी, पहला स्टॉक लिया था और रखा हुआ है, तो जो एक जनरेशनल वेल्थ और इनहेरिटेंस और ये पास ऑन होगी मोहित को और बाकी सबको ऑब्वियसली, तो एक क्लियरली, और ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनको ना लोग जो मर्जी हो जाए नहीं बेचते हैं, मतलब 3-4 साल का अंडर परफॉर्म, क्योंकि इतना पैसा बनाया है लोगों ने इसमें कि उनको लगता है कि कोई नहीं, 3-4 साल के अंडर परफॉर्मेंस फिर भी झेल लेंगे, लेकिन हमको रखना ही है स्टॉक। हाँ जी, वेल्थ क्रिएटर हैं और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाते हैं, यही लेकिन सच है। बहुत अच्छा गिफ्ट देंगे प्रकाश राव अपने बेटे को, मोहित जी को। खैर आगे बढ़ते हैं। इस बीच अगर आप देखें ट्रेड्स कलेक्ट करना शुरू करते हैं। अब एचडीएफसी से बाहर निकलते हैं और एचडीएफसी अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर अपीयर होता हुआ, इस बीच अदानी टोटल गैस के अगर आप देखें नंबर्स हैं, आय करीब 690 करोड़ से बढ़कर 1190 करोड़ रुपए रही है और मुनाफा बिना बदलाव अगर आप देखें 160 करोड़ रुपए की ट्रैजेक्टरी में रहा है। आशीष, आपका कन्विक्शन ट्रेड, योर ट्रेड एट 2, बताइए क्या चीज करेंगे आप? पीएसयू बैंक्स वीरेंद्र हमें काफी पसंद है और सबसे पहले तो उस पर ट्रेड देना चाहूंगा तो एसबीआई के साथ ही जाना चाहूंगा। 587 पर समय स्पॉट पे ट्रेड कर रहा है। हमारा मानना है बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन पिछले 5-7 दिन में हुआ और अब एक नई ट्रैजेक्टरी शुरू हो रही है। 578 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 620 रुपए के लक्ष्य मैं समझता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बनेंगे और इस पूरी थीम को प्ले करने के लिए हम पीएसयू बैंक 20 का ईटीएफ रिकमेंड कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, क्योंकि हमारा मानना है पूरी थीम अच्छी लगती है तो ईटीएफ लेना चाहिए। 3860 पर इस समय पे पीएसयू बैंक 20 का ईटीएफ ट्रेड कर रहा है और हम मानते हैं 45 रुपीज तक के लक्ष्य आने वाले कुछ हफ्तों में पीएसयू बैंक 20 के इस ईटीएफ में देखने को नजर आ सकते हैं। तो अगर से कोई स्पॉट लेवल पर पूरी इस थीम को प्ले करना चाहे तो ईटीएफ पे मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। ओके, ईटीएफ, हाँ ये आशीष ने पहले भी रेकमेंड किया था कि पीएसयू बैंकों का एक ईटीएफ ले लीजिए, लेकिन एसबीआई तो ज़बरदस्त सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक इस मार्केट में, इवन आईसीआईसीआई बैंक से भी स्ट्रॉन्ग रहा है। और देखिए बैंकों में अभी पहला स्टॉक है जिसने अपना फ्रेश ऑल टाइम हाई रिक्लेम किया है। नॉर्मली एसबीआई पहले करता है, उसके बाद नंबर 2 पे आता है आईसीआईसीआई बैंक और उसके बाद फिर बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाता है। एक ट्रेजेक्टरी मार्केट की यही रही है। तो आज एसबीआई ने जिस तरीके से ऑल टाइम हाई लगाया है वो एक इंडिकेट कर रहा है वीरेंद्र, जो मैं पहले भी बोल रहा था कि कल या परसों में बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई लगा देगा, तो उसकी तैयारी हो रही है। तो एसबीआई ने ऑलरेडी तैयारी कर दी है उसकी। सचिन के पास चलते हैं। सचिन, आपका ट्रेड क्या होगा 2 बजे का? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बैंकिंग पे जरूर यहाँ पर फोकस रखना ही चाहिए। एक्सपायरी की वजह से मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक अच्छा उछाल नजर आ सकता है। बट यहाँ पर जिस तरीके से मेटल्स का परफॉर्मेंस रहा है, दबे पाव, मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी सुधार नजर आए हैं। वेदांत ने ऑलरेडी एक अच्छा ब्रेकआउट एस्टेब्लिश किया है एंड जिस तरीके से यहाँ पर टाटा स्टील में एक फ्लोर बन रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी करने का एक अच्छा मौका है। टाटा स्टील का फ्यूचर खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग 102 के आसपास इसके फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 98.50 के आसपास का। इंट्राडे का टारगेट मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्क्यूड होगा 103 के आसपास का, बट मुझे लग रहा है पोजिशनली 107 से 110 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो खरीदारी करनी चाहिए टाटा स्टील के फ्यूचर्स में। टाटा स्टील फ्यूचर्स आप बाय करेंगे आप? जरा प्लीज टाटा स्टील का चार्ट लेके आइए स्क्रीन पे। टाटा स्टील क्या कर रहा है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे? करीब 101.65 पे डेली चार्ट्स पे क्या प्रॉपर्टी है? आज एक छोटा सा पुल बैक, हालांकि ये स्टॉक अभी अगर आप देखें ज़्यादातर अपने एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक लोअर ट्रैजेक्टरी में आप पिक कर रहे हैं। सचिन जी, शिल्पा जी, आपका कन्विक्शन कॉल क्या होगा? क्या चीज़ करेंगे डेरिवेटिव्स में आप इस वक्त? मेरा कन्विक्शन बाय अभी के लिए रहेगा चोला फाइनेंस में। 759 760 जोन्स पे ट्रेड कर रहा है अभी। तो आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 751 और आपके टारगेट्स जो रहेंगे 772 एंड 780। आशीष महेश्वरी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। एचडीएफसी पर पहला आपका व्यू लेंगे इससे पहले कि आपकी इंडिविजुअल स्टॉक कॉल्स डिस्कस करें। सबसे पहले इस पर व्यू दीजिए, यहाँ पर क्या अप्रोच होगी?
देखिए, एक बड़ा रीजन है एचडीएफसी में गिरने का, वो हमें समझना चाहिए कि एचडीएफसी गिरा क्यों। तो उसके पीछे रीजन था एफआईआईज की होल्डिंग। तो ऑलमोस्ट आप देखें तो 67% हिस्सेदारी एचडीएफसी लिमिटेड में एफआईआईज के पास में है। और पिछले एक साल में हमने देखा कि एचडीएफसी में जो सेलिंग आया उसके पीछे बड़ा रीजन यही था कि एफआईआईज ने अपनी जो हिस्सेदारी है इस स्टॉक में कम की। जो 72-73% हिस्सेदारी थी वो अब 67% हो गई। तो जो 4-5% की हिस्सेदारी है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और के अलावा जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हुआ उसमें रिटेल निवेशकों ने काफी स्टॉक को खरीदा है। तो मुझे लगता है कि इसी कारण से थोड़ा सा स्टॉक में प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि ये स्टॉक को जो बिकवाली हुई है काफी ऊपर के लेवल पे हुई है, और नीचे के लेवल पर से जैसे ही स्टॉक थोड़ा बढ़ता है तो यहाँ पे थोड़ी सेलिंग आ जाती है। फंडामेंटली कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना एचडीएफसी में ना एचडीएफसी बैंक में। मुझे लगता है जैसे ही एफआईआईज की दोबारा से बाइंग शुरू होगी और कंसिस्टेंट बाइंग रहेगी, सबसे पहली पिक उनके एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की रहने वाले हैं। तो किसी भी गिरावट पर मेरा मानना है 2400 रुपए के आसपास यदि दोबारा से एचडीएफसी मिलता है तो धीरे धीरे ग्रेजुअल वे में एक्यूमुलेशन करने जैसा स्टॉक है। क्योंकि डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको भी कुछ ऐसे स्टॉक चाहिए रहते हैं जो उनकी एनएवी को प्रोटेक्ट करे। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, आप प्राइमरली देखेंगे तो आपको हर फंड के टॉप होल्डिंग्स में स्टॉक मिल जाएंगे। तो बिल्कुल नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेट इन स्टॉक्स को किया जा सकता है। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी पे आपने एक व्यू सुना आशीष महेश्वरी जी का, एक ये फंडामेंटल व्यू था। मानस, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका कन्विक्शन कॉल, आपका ट्वीट क्या होगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, जो कन्विक्शन आइडिया है वो सेल रिकमेंडेशन है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में, जहां पर कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है, तो 1931 के स्टॉप लॉस है, यहाँ पर बिकवाली करनी है। 1850 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। पुट ऑप्शन में 1900 वाला पुट ऑप्शन लीजिए, 56 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। वहां आप खरीदारी करिए 39 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ, 110 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो यहाँ पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहाँ पे 1900 का पुट लेना है आपको, 56.80 पे ट्रेड कर रहा है। यस, करीब 11.5% ऊपर है भी ये। एक काम करते हैं, एक ट्रेड और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस स्टॉक पे बात करेंगे। इट्स डाउन अबाउट 3%, 59 रुपये नीचे कारोबार कर रहा है ये स्टॉक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। यूएस में अगर आप देखेंगे जो क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री के आंकड़े आए थे, उन्होंने काफ़ी, अगर आप देखें, हतोत्साहित किया है, डिमोडाइज किया इस स्पेस को। मैं इस पे लौटूंगा, लेकिन पहले एक काम करते हैं। प्रकाश सर से हमने एक एचडीएफसी पर व्यू लिया था, बट उनका जो खुद का ट्रेड है वो उन्हें रिकमेंड नहीं किया अभी तक। प्रकाश सर, क्या चेज करेंगे आप? मुझे मैरिको अच्छा लगता है। मैरिको का जो चार्ट है इसमें बहुत अच्छा बेस बना हुआ, एक ब्रेकआउट की जरूरत है और मुझे लगता है ब्रेकआउट मिलेगा। ट्रेड कर रहा है 537 पर मैरिको। मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 532 का। टारगेट ऑन द अपसाइड 545 के नजर आता है। ब्रेकआउट की जरूरत है और शायद मिलेगा, मुझे लगता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर फेवरेट है मैरिको। आशीष ओके, चलिए तो अब एक काम करते हैं, जरा एक दो स्टॉक्स और लेकर आते हैं। इस समय मार्केट में एक्सपायरी से पहले का थोड़ा सा आप कंसोलिडेशन कह लीजिए उसको, वो दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि मार्केट में अभी एक मूव बाकी है लास्ट का कुछ आखिरी के घंटे में। लेकिन सुबह जो हमने बात की थी, एक बार जरा इन्फोसिस का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए और आईटी इंडेक्स का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। निफ्टी आईटी इंडेक्स, ये देखिए इन्फोसिस अब करीब करीब 2% नीचे, और निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब करीब 1.5% नीचे। तो इसमें ज़बरदस्त मूव इस समय आ रहा है। अच्छा महेश्वरी जी, ये जो कल फेड का आउटकम था उसके बाद हमने नैस्डैक में भारी गिरावट देखी थी, और एक थोड़े से डर वापस है कि अब तो यूएस में इंटरेस्ट रेट थोड़े और बढ़ेंगे और शायद एक रिसेशन का रिस्क वापस आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग पहले बेट कर रहे थे कि वो फेड के पिवट के ऊपर। तो आईटी, आपको लग रहा है कि ये जो अंडर परफॉर्मेंस रही थी, कुछ साइंस थे उसके एंड होने के, लेकिन वापस यहाँ से अंडर परफॉर्म करेगा इन्फोसिस, टीसीएस जैसे शेयर्स? देखिए, जब मेरा हमेशा सलाह रहती है जब कोई स्टॉक को नहीं खरीद रहा हो तब आप थोड़ा थोड़ा बाइंग शुरू बिल्कुल कर देना चाहिए। तो आज जैसे 400 पॉइंट निफ्टी आईटी इंडेक्स डाउन है, तो आप देखेंगे एक दो दिन के बाद में नैस्डैक भी बढ़ने लगेगा, डाउ भी बढ़ने लगेगा, एसएमपी भी बढ़ने लगेगा। तो इन स्टॉक्स में दोबारा से मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये कि
चाहे रिसेशन और नो रिसेशन, जो कंपनियां काम करती हैं, भारत की कंपनियां हैं, वो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का काम ज्यादा करती हैं। तो वहां पर कंपनीज को कैसे भी करके आपको अपने जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं वो मेंटेन कराने ही है, और आपको वर्क जो है वो आउटसोर्स ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है। तो बिल्कुल टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक में मुझे नहीं लगता कोई फंडामेंटली कुछ बिगड़ेगा। तो स्टॉक्स पे मेरा आउटलुक पॉजिटिव है, और किसी भी गिरावट को यूज करना चाहिए, इनफैक्ट आईटी स्टॉक्स में ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन के। एचएल टेक्नोलॉजीज आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो यहाँ पर करीब करीब 1044 पर ट्रेड करता हुआ, और एक आईटी पे बात हुई थी, देखिए करीब करीब 390 अंक नीचे है इस वक्त। और मैं जैसा कि शुरुआत में आपको एक समरी प्रस्तुत करता, डायरेक्टर साहब प्लीज़ वो जरा निफ्टी आईटी की समरी थी, जरा शॉर्टिंग की, वो स्क्रीन पे फिर रखिएगा। अगर निफ्टी आईटी में एक रिवर्सल आया है वाकई, और एक ये मीनिंगफुल रिवर्सल है और शॉर्ट्स ओपन हो रहे हैं, ऑल दो निफ्टी आईटी ने 100 EMA फिर रिगेन कर लिया है। टेक महिंद्रा, विप्रो, एलटीटीएस। सचिन, अगर आईटी में कोई शॉर्ट ट्रेड लेना हो या फिर एक पुट ग्रिप करनी हो तो आपका व्यू क्या है, किस स्टॉक पे हाथ रखना चाहिए? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर इन्फोसिस पे ही ध्यान देना चाहिए, बिकॉज एक क्लासिक जो हरामी टॉप फॉर्मेशन एस्टैब्लिश हुआ है डेली चार्ट पे, उसके बाद एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है, प्लस इसके 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी आज के सत्र में इसने काटा है। तो कहीं जाकर निफ्टी में सुबह जो दबाव बना था लगभग इसकी वजह सही था, एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा भी प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 1550 के ऊपर जब तक एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती तब तक आई थिंक थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है इन पर्टिकुलर काउंटर पे। तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे तो 1500 के आसपास के स्विंग्स की तैयारी करनी चाहिए ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो 1550 के स्टॉप लॉस के साथ पुल बैक पे बिकवाली करने की सलाह होगी इन्फोसिस में 1500 के लक्ष्य के लिए। इन्फोसिस आपके स्क्रीन पे 1525 पे ट्रेड करता हुआ। एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे विषय में परिवर्तन करते हैं, अर्निंग्स से फोकस करते हैं। देखिए हम बैंक्स और बैंक्स के कॉन्फिडेंस को राइट कर रहे हैं, और चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो चाहे पीएसयू बैंक्स हो। इसी कड़ी में जरा एक बार बैंक ऑफ इंडिया को नंबर्स लेके आइए स्क्रीन पे और प्राइस लेके आइए। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे इनके अर्निंग्स पर, और बात करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के इस वक्त स्टॉक लगभग 64.15 की डिरेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। और एक बार प्लीज़ जरा इसका थोड़ा सा मीडियम टर्म का चार्ट लेके आइएगा। मिस्टर ए.के. दास, MD and CEO बैंक ऑफ इंडिया के हमारे जुड़ चुके हैं। आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें जो कोर नंबर है वो रखता हूं, और मुनाफा करीब 1051 करोड़ से घटकर 960 करोड़ रुपए रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम, शुद्ध ब्याज आय करीब करीब 3523 करोड़ से बढ़कर 5083 करोड़ रुपए, एक सब्सटेंशियल अगर आप देखें तो यहाँ पे जंप था। ग्रॉस एनपीएस अगर आप देखें 9.30 से घटकर 8.51, लगभग यहाँ पर 80 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट था। और नेट एनपीएस 2.21 से घटकर 1.92। मिस्टर दास, गुड आफ्टरनून सर, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नंबर्स अगर आप देखें आपका अच्छे लग रहे हैं, ऑल दो बॉटम लाइन फ्रंट पर आप देखें थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस है, बट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखें इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही। एग्जैक्टली सर इस क्वार्टर में आपकी ड्राइविंग फोर्सेस रही कैसी, और साथ ही साथ जो ये पूरा का पूरा फेस्टिवल मंथ गया है या फिर प्री फेस्टिवल मंथ थे, इसमें क्रेडिट ऑफ टेक या फिर डिसबर्समेंट्स किस तरीके के रहे हैं, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। धन्यवाद आपका। मैं पहले तो शुरू करूंगा कि एक साल पहले करीब हमारा जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो था वो करीब 68% था, और सितंबर 30 का जो हमारा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो करीबन 76% है। तो वो एक मुख्य कारण रहा। और इसके अलावा हमारा जो एवरेज लोन्स, एवरेज एडवांसेस का दर भी काफ़ी अच्छा रहा। तो ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ 17% की रहा ग्लोबल, और डोमेस्टिक में 12% रहा। डेफिनेटली डोमेस्टिक में ये कम रहा है। उसका एक कारण है कि कॉरपोरेट सेक्टर में उस तरह का उछाल अभी तक देखने को नहीं मिला है हमको, केवल 6% ग्रोथ रहा है। और डोमेस्टिक के जो 12% ग्रोथ हुए उसका मुख्य कारण है रिटेल में करीब 23%, एग्रीकल्चर में करीब 19%, और एमएसए में थोड़ा सा कम 9% का ग्रोथ हमको दिखाई दिया। तो सीडी रेशियो और अच्छा एवरेज लोन बढ़ने के कारण हमारे यील्ड ऑन एडवांसेस बढ़ा, जो कि 7.21 हुआ है, और उसके साथ साथ हमारा एनआईएम भी जो है वो 3% पार किया। ग्लोबल एनआईएम 3.04 और डोमेस्टिक एनआईएम 3.49। तो पूरे जो लोन बुक है उसका केवल मतलब 86% जो है वो डोमेस्टिक एरिना में है। सो
बहुत अच्छा खासा परिणाम रहा है। तो ये क्रेडिट ग्रोथ जो रहा है मुख्यतः रैम सेगमेंट में रहा है। ये मिस्टर दास गुड आफ्टरनून। ये 3.49% NIM बोला आपने कंपेयर टू 2.55 जो Q1 में था। या डोमेस्टिक 3.49, ग्लोबल 3.04। तो ये सस्टेनेबल है क्या? ये तो काफी अच्छा मार्जिन है, ये तो काफी अच्छे बैंकों को कम्पीट कर रहे हैं आप। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक सस्टेनेबिलिटी की बात है, देखिए आपको पता है यहाँ पर अभी इंटरेस्ट रेट रीअलाइनमेंट्स हो रहे हैं और रिप्राइसिंग हो रहा है, तो हमको डेफिनेटली थोड़ा अच्छा इफेक्ट मिला। जो रिप्राइसिंग हुआ, जो रेपो रेट जो बढ़ा, जो हमारा करीब 47% लोन जो EBLR बेस्ड है उनमें से थोड़ा बहुत हमको मिला, फ़ायदा हुआ उससे। साथ ही साथ डिपॉजिट में भी थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हुई है, लेकिन डिपॉजिट थोड़ा टाइम लेते हैं रिप्राइस होने के लिए मैच्योरिटी के हिसाब से। तो 3.5% का जो ये NIM है उसमें थोड़ा बहुत इरोजन होना स्वाभाविक है अगले 1-2 क्वार्टर में, क्योंकि आपने देखा होगा बाकी बैंकों की तरह हमारे बैंक में भी अच्छे खासे अच्छे दर में डिपॉजिट स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं, तो उसका तो असर कुछ पड़ेगा। लेकिन जैसे ग्लोबल बेंचमार्क कहा जाता है 3% का, हम लोग अगर 3% से ऊपर भी रहे, विच मैं निश्चित हूँ हम लोग रहेंगे, भले ही ना 3.5% हो, आई थिंक उससे भी हमको अच्छी खासी संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, एक आपका एसेट क्वालिटी में मैं देख रहा था, जो GNPA रेशो है वो 28 क्वार्टर के लो पर आ गया है, और NNPA क्वार्टर नेट NPA रेशो भी है वो 30 क्वार्टर के लो पर आ गया है अब। तो ये एसेट क्वालिटी में सुधार अब आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि एक हमारे एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा था कि अब बैंकों की जो वर्स्ट थी एसेट क्वालिटी की वो खत्म हो चुकी है, यहाँ से कुछ ज़्यादा मतलब डिक्लाइन आएगी नहीं, लेकिन और इम्प्रूवमेंट होगा यहाँ से। देखिए, जहाँ तक एसेट क्वालिटी का सवाल, हमने काफ़ी हाई लेवल से शुरुआत की है। हमारा 15% से भी ऊपर था 2-3 साल पहले, और उसको एक विधिबद्ध एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग उसके ऊपर फोकस किया। आपने देखा होगा कि हमारे इसमें जो स्लिपेज हुआ है करीब 1200 करोड़ का हुआ है, जबकि कैश रिकवरी और अपग्रेडेशन करीब 1800 करोड़ है। तो उस मामले में हम पॉजिटिव रहे हैं पिछले 2-3 क्वार्टर से। तो हम लोग काफ़ी जोर दे रहे हैं, और साल की शुरुआत में मैंने ये कहा था कि हम ग्रॉस NPA रेशियो को 8% के नीचे लेके आएंगे, एंड आज हम लोग 8.51 पे है। और मुझे लगता है जो हमारा जो लक्ष्य था हम निर्धारित किए हम लोग कि मैक्सिमम 1000 करोड़ का स्लिपेज पर क्वार्टर होगा और रिकवरी 2500 करोड़ कम से कम होगा। तो उस हिसाब से हम लोग 8% से नीचे जाना कोई ये ना इसे मतलब संभावित है। और इसके अलावा हम लोग NARCL में कुछ अकाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और सर 42,000 करोड़ के NPA में करीब 34,000 करोड़ हमारा NCLT में है। हम लोग ये 3rd क्वार्टर और 4th क्वार्टर में ये अपेक्षा रखते हैं करीब 1500 करोड़ का वहाँ से भी हमको रिकवरी मिलेगा। तो मूल तौर पे ये बोलूँगा कि 8% के नीचे जाना एकदम निश्चित है, और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं हमारा प्रोविजन कवरेज रेशियो जो कि 89% है, हम नेट NPA रेशियो को 1.5% के नीचे मार्च तक लेके आएंगे। ओके मिस्टर दास, हालांकि अगर अभी कुछ देर पहले आपने अनुज के प्रश्न के एवज में यहाँ पे NIMs की पिक्चर को ड्रॉ किया था, बट मैं जानना चाहूँगा एग्जैक्टली लास्ट 3 महीने में जो आपके डिपॉजिट्स कॉस्ट है सर, वो कैसे बढ़ी हैं, कितनी बढ़ी हैं, और एग्जैक्टली कासा रेशो इस वक्त कितनी है, और इसकी ट्रैजेक्टरी बाय द एंड ऑफ दिस एंटायर फिस्कल आप क्या देख रहे हैं? कासा हमारा 44% है, जो कि हम लोग मेंटेन किए है। बाकी बहुत सारे बैंक में आपने देखा होगा कासा परसेंटेज वाइज एब्सोल्यूट नंबर भी घटा होगा, लेकिन हम लोग सक्षम हुए कासा को 44 के आसपास रखने के लिए। वो एक बड़ी बात है, क्योंकि कोविड के बाद तो डिपॉजिट्स विड्रॉल बहुत हो रहे थे, तो उसमें मैं अपने पूरे टीम को बधाई दूंगा कासा को बरकरार रखने के लिए 44% पे। हाँ, डिपॉजिट कॉस्ट जो सिक्वेंशियली आप बता रहे हो थोड़ा बहुत ये बढ़ा है, बिकॉज लिक्विडिटी का इशू जो आजकल चल रहा है, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा डिपॉजिट रिप्राइसिंग करना पड़ा, और हम लोगों ने 555 दिन का और अभी 777 दिन का स्पेशल डिपॉजिट स्कीम, उसमें अच्छे इम्प्रेसिव अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, तो उसका असर तो ज़रूर होना है। और अगले 2 क्वार्टर में Q3 और Q4 में उसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। तभी मैंने बोला कि 3.5% का NIM मेंटेन करना काफ़ी चुनौती भरा रहेगा, लेकिन हम डेफिनेटली 3% से ऊपर तो रहेंगे ही। 3% के ऊपर तो रहेंगे ही। दास जी, शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। अच्छे नंबर्स और मार्केट ने रिवॉर्ड किया आपको, और काफ़ी अच्छा स्टॉक आपका आउट परफॉर्म कर रहा है।
थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट आगे के क्वार्टर्स के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। ओके तो चलिए ये थे बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट। अच्छा वीरेन, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने नोटिस करी इस चैट में क्या निकल कर आई? वो जो मार्जिन को लेकर मैंने पूछा था, मैं उसका आपको एक 3.5 की ट्रैजेक्टरी। हाँ नहीं, लेकिन वो उसका रीज़न और वो आगे जाके 3.5 नहीं रहेगा, थोड़ा कम होगा। देखिए बैंकों को लेकर मैं एक कम हो जाएगा, हाँ। पब्लिक को जो एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो बैंक स्टॉक्स हैं जब भी साइकिल टर्न करती है किसी भी साइड, जब भी इंटरेस्ट रेट साइकिल या तो पीक करती है या बॉटम करती है, बैंक्स दोनों केस में आउट परफॉर्म करते हैं। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब रेट्स बढ़ना शुरू होती हैं, जैसे कि अब रेट्स बढ़ना शुरू हो रही हैं, तो बैंक सबसे पहले लेंडिंग रेट बढ़ाते हैं। डिपॉजिट रेट बढ़ने में टाइम लगता है क्योंकि डिपॉजिट अब डिपॉजिट रेट बढ़ाना ही पड़ेगा सबको, क्योंकि अब लैंडिंग रेट ने बढ़ रहे हैं तो और सबको धीरे धीरे एक कंपटीशन मिल रहा है तो इसके लिए। लेकिन पहले लैंडिंग रेट बढ़ता है जब भी इंटरेस्ट रेट साइकिल टर्न होती है अपसाइड पे। जब इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू होते हैं तो बैंक सबसे पहले डिपॉजिट रेट काटते हैं। आपका होम लोन उतने जल्दी से नहीं करता, आपको बैंक को 4 बार बोलना पड़ता है कि मेरा होम लोन कम करिए भाई, आप इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो गए हैं, आरबीआई ने रेट काटने शुरू कर दिए हैं। बैंक्स कट नहीं करते इतनी जल्दी उस समय सबसे पहले वो डिपॉजिट रेट कट करते हैं। तो इसके लिए वो जो साइकिल की जो शुरुआत होती है उसमें दोनों साइकिल्स में इसी के लिए बैंकों का मार्जिन बढ़ता है। और यही दास जी बोल रहे हैं कि अभी 3.5% हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, लेकिन थोड़ा कम होगा। वो कम इसलिए होगा क्योंकि आपने लेंडिंग रेट तो एडजस्ट कर दिए थे, डिपॉजिट रेट्स आपने अभी तक एडजस्ट नहीं किए थे, वो डिपॉजिट रेट्स अब एडजस्ट होने शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट और ये जरा आशीष माहेश्वरी जी से एक टेक लेते हैं इस पर। आशीष माहेश्वरी जी, आपने अभी मैनेजमेंट को सुना 6440, ये स्टॉक दरअसल चला भी बहुत है। 10 अक्टूबर को करीब 45 की ट्रैजेक्टरी से करीब 64 पे आपने मैनेजमेंट को सुना। आई मीन 3.5 वाकई अगर आप देखें सुपर हेल्दी, और शायद मेरे ख्याल से उनके पास स्कोप है अच्छे खासे, अगर आप देखें फंड को मोबिलाइज करने का, वो अभी थोड़ा सा सरेंडर कर सकते हैं इसमें से अनाउंस। आपका व्यू क्या कहता है? और बैंक ऑफ इंडिया कैसे अप्रोच करेंगे? नंबर्स कैसे लगे आपको यहाँ पर? और इनफैक्ट मेरे को तो 44% का कासा रेशो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आई मीन लीडर इंडस्ट्री पैरामीटर से कहीं अच्छा। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और ये जो स्टोरी देखने को मिल रही है सिर्फ अकेले बैंक ऑफ इंडिया में नहीं, इनफैक्ट ज्यादातर पीएसयू बैंक्स में सेम स्टोरी है। सबसे पहले तो एनपीए का रेट कम हो रहा है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया के 10% एनपीए थे मार्च क्वार्टर में, वो 8 की बात कर रहे हैं। तो बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट एनपीए के परसेंटेज में भी हो रहा है। प्रोविजनिंग ऑलरेडी सारे पीएसयू बैंक्स ने जितना मैक्सिमम हो सकता था उन्होंने कर रखा है। तो इनफैक्ट और कोई बड़ी लार्ज टिकट साइज की लेंडिंग अभी भी सिस्टम में हो नहीं रही है, तो कोई बड़े एनपीए आगे आ जाएंगे ऐसा भी मेरा मानना नहीं है। और जितने भी लोग हैं ज्यादातर जो लेंडिंग बुक क्रिएट हो रही है वो एसएमई, एमएसएमई और रिटेल, इन 3 सेक्टर में हो रही है जहां पर काफी अभी क्रेडिट की डिमांड बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल स्टॉक 52 वीक हाई के पास है। पर फिर भी बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और इंडियन बैंक ये मेरी फेवरेट पिक में है। आज यूको बैंक के भी काफी अच्छे नतीजे देखने को मिले, तो बिल्कुल इन स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। और जैसा अभी हम बात कर भी रहे थे कि डिपॉजिट रेट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बट लैंडिंग रेट्स में इजाफा काफी हुआ है। उसका एग्जांपल भी मैं देता हूँ कि पहले 1 साल का जो फिक्स डिपॉजिट का रेट था करीब 5.25, 5.3 था पीएसयू बैंक्स का, जो अब बढ़ के 6% हुआ है, जबकि जो लैंडिंग रेट है उसमें करीब 3% का इजाफा हो चुका है। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, 1-2 स्टॉक्स देख लेते हैं और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ब्रिटानिया लीवर, ये स्टॉक्स इस समय डे हाई बना रहे हैं। एसबीआई तो खैर शुरू से काफ़ी स्ट्रांग रहा है, उसमें भी अच्छा खासा मूव आपने इस मार्केट में देखा है। मैसगांव डॉक लेकर आते हैं, सुबह हमने इसकी बात की थी, लेकिन ऊपर से अब ये जिसके गेन से ये हाफ हो गए हैं। सुबह 8% ऊपर था, अब ये रह गया सिर्फ 4% ऊपर। अच्छा, यूको बैंक के भी नंबर्स आए थे, पेनी स्टॉक बन के रह गया अब यूको बैंक, तो हम उसकी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, लेकिन वो अच्छा खासा तेज़ी दिखा रहा है। और एक पिरामल फार्मा का स्टॉक इस समय इंट्राडे हाई पर, बात भी हुई थी 2 दिन पहले इसमें, यतिन ने बोला था कि ये MSCI की सेलिंग शायद इसमें खत्म होगी, उसके बाद इसमें मूव आएगा। चलिए यतिन की बात हुई है तो यतिन को जोड़ लेते हैं और क्या चल रहा है पूछते हैं यतिन से। तो पिरामल में तो आपने बता ही दिया था क्या चल रहा था, लेकिन अभी कहाँ फोकस है? तो अनुज,
पावर सेक्टर की बहुत बात हो रही है। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये सारे स्टॉक्स काफ़ी दिनों से फोकस में। इनफैक्ट एनटीपीसी आपको नए 52 वीक हाई पे दिखेगा, तो पावर सेक्टर पे काफ़ी लोग फोकस कर रहे हैं। लेकिन पावर सेक्टर का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है डिस्कॉम्स, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। और इंडिया में ज़्यादातर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो सरकारी हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसी की एक यूनिट होती है जो बिजली सप्लाई करती है। आप बॉम्बे में जाएंगे तो शायद आपको अदानी दिखेगा, या आप कलकत्ता चले जाएंगे तो सीएससी आपको वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन भारत भर में आपको काफ़ी बड़ी बड़ी डिस्कॉम्स दिखती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। तो इन्वेस्टेक ने एक नोट निकाला था और वो मैं देख रहा था, और दो चार दूसरे ब्रोकरेजेस की भी नोट आई थी। तो FY21 के जो फाइनेंशियल्स हैं वो अभी आ रहे हैं, क्योंकि ऑडिट हो जाता है सितंबर में, रिटर्न फाइल होता है, तो बैलेंस शीट्स आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर की हेल्थ देखें और जिस हिसाब से सरकार ने उज्ज्वल स्कीम और काफ़ी सारी सब्सिडीज़ और बेनिफिट्स दिए थे स्टेट गवर्नमेंट्स को ताकि डिस्कॉम्स की हेल्थ सुधर जाए, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप FY21 की बात करें तो बैलेंस शीट खराबी हुई है। लगभग 25% जो डिस्कॉम्स हैं राज्य सरकारों के अंदर, उनका 25% जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, वो है सब्सिडीज़। यानी अभी भी एक मेजर पोर्शन जो है डिस्कॉम डिपेंडेंट है राज्य सरकारों के ऊपर जो सब्सिडी देती हैं। ऑब्वियसली अगर हम टैरिफ की बात करें तो सिर्फ 3.5% आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो जब डिस्कॉम की हेल्थ आपको सुधारनी है तो सबसे पहला काम करना पड़ता है बिजली के दाम में बढ़ोतरी, वो नहीं हो पा रही है। और मोर इम्पॉर्टेंटली अगर हम देखें जो डिस्कॉम के लॉसेज हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण यह प्रॉब्लम आ रहा है। लगभग 65% डिस्कॉम के लॉसेज फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से होते हैं, क्योंकि इनकी बोरोइंग रेट 2 से 3% ज़्यादा है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ये स्टेट गवर्नमेंट उसको गारंटी करती है। और 35% अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, जो लॉस का एक बड़ा हिस्सा है। तो इस हालत में अगर ये कंटिन्यूड रहेगा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इतना पुश कर रही है रिफॉर्म्स को पावर सेक्टर के लिए, तो ये जो इंक्रीमेंटल कैपेसिटी एडिशन की बात कर रहे हैं, REC PFC की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कितने दिनों तक ये फंडिंग कर पाएंगे? ये एकदम बिल्कुल ही ये QE जैसा है, जब सरकार इसको 2-3 बार चलाती है फिर भी ये रिवाइव नहीं हो पा रही है। तो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। ये देखा जाएगा कि आने वाले 6-12 महीनों में जब नई नई कैपेसिटीज आ रही हैं, कैसे कोप अप करती हैं डिस्कॉम्स। ओके, तो पावर सेक्टर में एग्जैक्टली आप देखें क्या चल रहा है, इसको लेकर आप देखें यतिन क्या चल रहा है। मैं आज अगर आप देखें चीज़ें मेंशन करते हुए काम करते हैं, इस विषय पे लौटेंगे। यतिन अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे डेली न्यूज चेक लेना है, लेकिन इस विषय पे लौटेंगे। लेकिन इट्स ऑलमोस्ट 2:40। एक काम करते हैं, फटाफट यहाँ पे आपको जरा वो 4 ट्रेड्स जो हैं वो बता देते हैं, फिर इस विषय पे अगर आप देखें तो पावर स्पेस पे फिर लौटेंगे। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के सौजन्य से आएगा, पहले उसको देख लेते हैं। शिल्पा जी बताइए क्या पिक कर रही हैं आप, और आपका सबसे आई थिंक रीजनेबल ऑप्शन जिसको वो चेज करेंगे आप, वो कौन सा होगा? क्योंकि बैंक्स में पर्टिकुलरली PSU बैंक्स में थोड़ा यहाँ पे एट्रिशन है और यहाँ पे मोमेंटम है, तो अगेन बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा फेवरेट पिक रहेगा। 155 कॉल 3.75 पे ट्रेड कर रहा है, आप उसको इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 3, और आपका जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 4.4 एंड 4.8 के। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आप देखें, आप यहाँ पे कॉल लॉन्ग कर रही हैं, तो PSU बैंक्स पर अगर आप देखें, हमारे जो मेहमान हैं उनका खासा फोकस है। BOB 155 कॉल एट द रेट 3.7 आपको लेनी है, सॉरी माफ कीजिएगा 5.7 पे ट्रेड करते हुए, इट्स अ बाय ट्रेड ऑन ऑप्शन 150 की कॉल। शिल्पा जी प्लीज, मैं कंफ्यूज हो गया, इट्स 155 हो या फिर 150? नो 155 कॉल। यस 155 है, डॉक्टर साहब प्लीज वो रखिएगा। 155 की कॉल है, 3.7 पे ट्रेड कर रही है मेरे ख्याल से। यस, अब बोलते बोलते रात देखें 3 रुपये 90 पैसे पे आ गई है। सचिन के पास चलते हैं आज का FNO सुपरस्टार लेने के लिए। बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप सचिन? वीरेंद्र जी, यहाँ पर रिलायंस का डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों से अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो वहां पर मल्टीपल इनसाइड बार फॉर्मेशंस है, यानी एक अच्छा शॉर्ट टर्म स्क्वीज नजर आ रहा है इसके इंट्राडे चार्ट पे। जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है पैटर्न के लिहाज से, तो एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन है। इसने अभी तक अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी अच्छी तरह रिस्पेक्ट दिया। इनफैक्ट आज का स्विंग लो भी उसी लेवल के आसपास था, एंड वहीं से एक अच्छी मूव इवॉल्व हुई है। तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मोमेंटम जो जनरेट हुआ है ड्यूरिंग द डे, ये कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। ऑन द हायर साइड 2605 के पोजिशनल टारगेट के लिए यहाँ पर
फ्रेश लॉन्ग्स बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2538 के आसपास। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में ये पर्टिकुलर टारगेट्स भी हासिल होने चाहिए। ओके सचिन, तो ये एक कॉल आती हुई, अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं आशीष चतुर्मोता के पास, उनसे लेते हैं उनकी पिक। आशीष जी, तो जैसे हम बैंकिंग में इस तरह से मुझे लगता है डिफरेंस एक थीम है जो काफी प्रॉमिसिंग लग रही है, और यहाँ पे मेरा मानना है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड में काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को नजर आई, और स्टॉक जो कि अपने ऑल टाइम हाई जो कि करीब 1025 के आसपास था, वहां से एक डिप लेके 955 तक आया, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। 948 के स्टॉप लॉस के साथ भारत डायनामिक्स लिमिटेड में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। ऊपर में मेरा मानना है 1030 के लक्ष्य इस स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। 48 का स्टॉप और 1030 के टारगेट भारत डायनामिक्स, जबरदस्त मूव सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स में देखने को मिला है हमको, और ये भी एक ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मूव दिखा चुका है, लेकिन आशीष का मानना है कि यहाँ से भी तेज़ी बढ़ेगी इसमें। चलिए आशीष चतुर्मोता से चलते हैं आशीष महेश्वरी के पास, और उनसे जान लेते हैं उनका मिड कैप फंड। आप बताइए आशीष जी। जी, जो स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया है वो है TFCI, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि होटल इंडस्ट्रीज के हमने देखा है सारे स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई पर है, तो होटल इंडस्ट्री के जो फाइनेंस कंपनी वाली कंपनी है वो है TFCI। अब वैल्यूएशन वाइज देखें तो 110 रुपए के आसपास बुक वैल्यू है, फिर भी स्टॉक अभी 85 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, और इस साल का प्रॉफिट मेरा मानना है करीब 100 से 120 करोड़ रुपए का रहेगा, तो जो EPS है भी वो भी 10 से 11 रुपए के आसपास है, तो सिर्फ 8 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे TFCI का शेयर अवेलेबल है। एक जो ट्रिगर और है इस स्टॉक में, क्योंकि अभी इसका कोई भी ओनर नहीं है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, तो जिसके कारण से क्या हो रहा है कि कई सारे सेक्शन जो HNI इन्वेस्टर्स हैं वो इस स्टॉक को मार्केट से बाय कर रहे हैं, और कई हमने ब्लॉक डील्स TFCI में पिछले 7 दिन में होती हुई देखी है। तो मुझे लगता है कि शायद अगले 1-1.5 महीने के अंदर आप इस स्टॉक में एक नए इन्वेस्टर ग्रुप का ओपन ऑफर आता भी देखें जो कंपनी को अपने कंट्रोल में लेना चाहें, क्योंकि सिर्फ 800 करोड़ के मार्केट कैप पर 100 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनी, 0 NPA लेवल, ये जनरली आपको आसानी से मिलती ही नहीं है, तो इसलिए टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन को मैंने अपना पिक। काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 800 करोड़ का करीब इसका मार्केट कैप है, और मैं इसके नंबर्स देख रहा था, 10 रुपये का EPS इसने किया था पिछले साल, और इस साल के पहले क्वार्टर में करीब 3 रुपये का EPS था इसका। इंटरेस्टिंग, एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम हो गई है लेकिन इसमें आशीष, मतलब ये क्या इंस्टीट्यूशन ओन्ड कंपनी है क्या? मतलब प्रमोटर होल्डिंग पिछले क्वार्टर में 28% दिखा रहा था, इस क्वार्टर में 16% दिखा रहा है सिर्फ। उसके पहले जब डिसइन्वेस्टमेंट हुआ तो इसको कॉक्सन किंग ने परचेज किया था, उसके बाद में इसको SG एशिया जो सिंगापुर बेस्ड का फंड है उन्होंने बाय किया, और उन्होंने लास्ट मंथ ही अपने इस इक्विटी को उन्हें सेल करना पड़ा क्योंकि उनका फंड का टेन्योर खत्म हो रहा था। तो अब ये स्टॉक जनरली HNI और कुछ ग्रुप्स के पास में एक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि अब कोई प्रमोटर नहीं है, जैसा मैंने कहा आपको इस कंपनी का, और अब प्रोफेशनली मैनेज कंपनी हो गई है। और कल ही इनफैक्ट एक हमने 6% का एक ब्लॉक डील होता देखा इस स्टॉक में, और कई ब्लॉक डील्स पिछले कुछ दिनों में होते हुए देखे हैं। तो मुझे लगता है ये जो टेक ओवर का एक अच्छा बड़ा कैंडिडेट है, और शायद जल्दी इस डायरेक्शन में हम आगे स्टेप लेते हुए देखें कि 110 रुपए बुक वैल्यू का शेयर आपको 88 रुपए में मिल रहा है, तो नो ब्रेनर है इस लेवल पे। ठीक है, चलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग। और ये देखिए बात करते करते स्टॉक इस समय डे हाई पर 2.25% ऊपर। एक बार जरा रिकैप ले लेते हैं, हमने जो 4 स्टॉक्स डिस्कस करे, अभी तो ऑब्वियसली TFCI डिस्कस हुआ था, लेकिन शिल्पा राउत ने बैंक ऑफ बड़ौदा का 155 का कॉल सजेस्ट किया, 3 रुपये का स्टॉप लॉस, 4.8 का टारगेट, और ऑलरेडी 3.8 पर वो। सचिन ने रिलायंस फ्यूचर्स पर राय दी, 2540 का स्टॉप लॉस और 2605 का टारगेट। डिस्क्लेमर प्ले कर देंगे हम, रिलायंस में बात हुई है। आशीष चतुर्मोता भारत डायनामिक्स कैश स्टॉक, 948 का स्टॉप, 1030 का टारगेट, और अभी आशीष महेश्वरी जी का टूरिज्म फाइनेंस का वो कॉल, 2.2% का मूव। एक बार रिलायंस का डिस्क्लेमर प्ले कर देते हैं, क्योंकि ये जो चैनल आप देख रहे हैं इसका ओनरशिप रिलायंस के पास है। चलिए अब काम करते हैं, कुछ इवेंट्स कल के उनकी बात कर लें, या फिर
चलिए दीपाली के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि टीवीएस मोटर और कमिंस में कल नंबर्स आएंगे, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों से? दीपाली। शुक्रिया अनुज। और टीवीएस मोटर्स के नंबर्स पर फोकस करना होगा क्योंकि काफी अच्छे नंबर्स कंपनी पोस्ट कर सकती है। और आपको बता दें, अगर आप पूरे ही ऑटो सेक्टर को देखेंगे तो टीवीएस मोटर्स ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक रहा है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस भी, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट 81% पिछले 6 महीने में चल चुका है और नंबर्स भी अच्छे एक्सपेक्टेड है। अब नंबर्स की डिटेल्स बताएं तो Q2 में जो वॉल्यूम ग्रोथ रही है सालाना आधार पर वो 12% से ज्यादा की रही है, इसीलिए इनके मुनाफे में और रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। मुनाफा 277 करोड़ से बढ़कर 445 करोड़ कंपनी पोस्ट कर सकती है। अगर आप एवरेज सेलिंग प्राइस भी देखेंगे तो उसमें 4% के आसपास का हाइक रहा है सीक्वेंशियल बेसिस पे। वेरियस प्राइस हाइक जो कंपनी ने किया उसका इंपैक्ट रहा और इसीलिए इनके मार्जिन्स भी बेटर दिखाई देंगे। कंपनी प्रीमियम सेगमेंट पर काफी फोकस कर रही है, इसीलिए कंपनी ने ब्रिटेन में नॉर्टन का भी एक्विजिशन किया, जहां पर 850 सीसी से 1100 सीसी की बाइक सेगमेंट में कंपनी एक्सपैंड कर रही है। डोमेस्टिक मार्केट में भी जो कंपनी की हाई एंड रेंज बाइक्स हैं वहां पर सेल्स काफी अच्छे हैं, फिर चाहे वो टीवीएस अपाचे हो, एंटॉक हो या आईक्यू भी क्यों ना हो, और इसीलिए कंपनी के मार्जिन्स भी काफी बेहतर कर रहे हैं। ऑल्दो इनके एक्सपोर्ट्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहेंगे, लेकिन अगर आप इनके मार्जिन्स देखेंगे तो वो 11% के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है। और एक बात बता दें, ये लगातार तीसरा क्वार्टर होगा जब कंपनी ने 10% के ऊपर मार्जिन्स कंपनी मेंटेन करेगी। तो नंबर्स ओवरऑल अच्छे रह सकते हैं। प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट कंपनी को बेनिफिट कर रहा है, इसीलिए ओवरऑल नंबर्स में ग्रोथ दिखाई देगी। वहीं अगर कमेंस की बात करेंगे तो कमेंस के नंबर थोड़े से वीक रहेंगे इस क्वार्टर में। अगर पैट देखेंगे तो यहाँ पर स्लाइट ग्रोथ रहेगी, 219 करोड़ से बढ़कर 238 करोड़ के आसपास मुनाफा रह सकता है। रेवेन्यू में भी 7% की ग्रोथ, लेकिन एबिटा यहाँ पर फ्लैट कंपनी पोस्ट करेगी 260 करोड़ के आसपास का। दरअसल सप्लाई चेन डिस्टरप्शंस हैं अभी भी, जिसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यूज में उतनी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। मार्जिन कंपनी के इंपैक्ट होंगे, 15% से घटकर 14% के आसपास मार्जिन कमेंस के रह सकते हैं। दरअसल जो कमोडिटी प्राइस में हमने उथल पुथल देखी वो पास थ्रू कंपनी नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मार्जिन्स पर असर रहेगा। इंपॉर्टेंट रहेगा कि कंपनी के एक्सपोर्ट्स नंबर्स कैसे रहते हैं और कंपनी डिमांड को लेकर के आउटलुक शेयर करती है। ओवरऑल अगर देखेंगे अर्निंग सो फार मिक्स्ड रहेंगे। कमेंट्स और साथ ही साथ अगर देखें टीवीएस की बात हुई, एक काम करते हैं पहले कमेंट्स पे एक आउटलुक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम में। आशीष माहेश्वरी जी, कमेंट्स प्रायर टू नंबर्स, आपका व्यू क्या है इस स्टॉक में? अगर मैं अक्टूबर और नवंबर के इन कुछ सेशंस की बात करूं तो इसने इस पूरे सेक्टर को आउट परफॉर्म किया है और ये अब ट्रेड कर रहा है ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में। और मैं अगर इसकी लास्ट 4 महीने की प्राइस परफॉर्मेंस को देखूं तो वो गजब की रही 1325, मतलब आप समझ लीजिएगा कि 13 जून को इसका भाव था करीब 980 रुपये, आज 1325। कमेंट्स, इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए प्रायर टू नंबर्स? जी, मेरा मानना है थोड़ा सा वीरेंद्र, स्टॉक ऑलरेडी एक बड़ा रनअप आ चुका है स्टॉक में, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जरूर नंबर्स अच्छे रहेंगे क्योंकि सेक्टर का आउटलुक पॉजिटिव है। इसके कंपैरिजन में जो हम टीवीएस मोटर की बात कर रहे थे वो मुझे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है, क्योंकि जो मुनाफा कंपनी ने पिछले साल में पूरे साल में अर्न किया था, मुझे लगता है वो इस 6 महीने के नंबर्स में ही वो उससे ज्यादा मुनाफा कंपनी रिपोर्ट करने वाली है। करीब 750 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा 6 महीने में हो जाएगा, जबकि 725 करोड़ मुनाफा उनका पूरे साल का था, पिछले साल का। तो मुझे लगता है कि आपको प्री रिजल्ट बाय करना है तो टीवीएस मोटर ज्यादा प्रॉमिसिंग है। ओके, टीवीएस मोटर ऑल टाइम हाई और जबरदस्त ऑटो का नंबर 1 स्टॉक रहा है ये, और क्लियरली मार्केट ने बेट ली है इसका जो ईवी पोर्टफोलियो है उसको लेकर, और मार्केट को उम्मीद है कि ये जल्दी ही अपना वो जो ईवी का पोर्टफोलियो है उसमें कोई बड़ा इन्वेस्टर लेकर आएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें आपने मैसिव रीरेटिंग ऑलरेडी देखी है। अब हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज़ के CIO नवीन कुलकर्णी जुड़ रहे हैं बिग मार्केट वॉइसेस में। नवीन जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच, टाइम निकाला आपने। और गुड आफ्टरनून। आप बताइए, चलिए पहले ऑटो से ही शुरुआत कर लेते हैं। जबरदस्त मूव आया ऑटो स्टॉक्स में, खासकर टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक्स में, यहाँ पर अब क्या अप्रोच होगी आपकी? ऑटो स्टॉक्स में अगर हम देखेंगे तो एक्चुअली 2 व्हीलर कैटेगरी इतना तो अच्छा नहीं कर रही एक्सेप्ट फॉर टीवीएस, राइट, क्योंकि वहां पे ऑफ कोर्स ईवी का प्ले है एंड वही एक रीजन है जिसकी वजह से टीवीएस काफी अच्छा कर रहा है। बट ये लेवल पे इवन टीवीएस के भी वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेच लगने लगे हैं। बट अगर हम पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो वहां पे अभी भी स्कोप ज्यादा है मुझे लगता है।
इवन सीवी में भी स्कोप ठीक ठाक है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल में अगर देखेंगे तो ऑर्डर बुक सबके काफी स्ट्रांग है। Q3 के नंबर्स और अच्छे आने चाहिए क्योंकि मार्जिन शुड बी बेटर, एंड Q4 तो काफी स्ट्रांग होता ही है क्योंकि पोस्ट जब दिसंबर थोड़ा सा स्लो होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, जनवरी ऑनवर्ड्स प्रोडक्शन पिक करता है। तो ओवरऑल मैं ये बोलूंगा कि ऑटो नंबर्स के मार्जिन आगे जाके और इम्प्रूव होंगे और प्रोडक्शन Q4 में काफी स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए ऑटो सेक्टर मुझे अभी भी काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें प्रेफरेंस मेरा पैसेंजर व्हीकल्स रहेगा, टू व्हीलर्स पे फोकस मेरा थोड़ा कम रहेगा। टू व्हीलर पे फोकस कम रहेगा, पैसेंजर व्हीकल पे ज़्यादा फोकस रहेगा। बैंक्स की बात कर लेते हैं नवीन, तो जो एक गो टू स्टॉक रहा है मार्केट का वो है SBI और ICICI बैंक, दोनों ही एक्चुअली। इन दोनों पर क्या व्यू है अब आपका? देखिए ICICI जो स्टॉक है अगर आप देखेंगे तो मतलब अगर आप लास्ट कर लीजिए 15-16 क्वार्टर देख लीजिए, एक्चुअली स्पीकिंग ICICI बैंक ने कभी डिसअपॉइंट किया ही नहीं है इन नंबर्स। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये स्टॉक अभी एकदम कंसेंसस बाई है और ये मतलब वैल्यू डिलीवर करता रहेगा, राइट? तो इसमें बहुत ज्यादा कोई चैलेंज है नहीं ICICI में, सिर्फ चैलेंज ये है कि ये थोड़ा ओवर ओन स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशन पकड़ लीजिए या कोई भी मार्केट में पार्टिसिपेंट है उसके पास ICICI बैंक है, तो एक ही चैलेंज है ओवर ओनरशिप का, इसके अलावा ICICI बैंक में कोई चैलेंज है ही नहीं, तो यहाँ पे कंसिस्टेंट रिटर्न्स बनेंगे। SBI भी काफी सिमिलर है, अभी ये क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, आई थिंक 5 तारीख को नंबर्स है इनके, तो नंबर्स ज्यादा करके सारे बैंक से काफी स्ट्रांग है, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि SBI के नंबर्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, तो उस हिसाब से SBI वैल्यूएशन वाइज भी काफी रीजनेबल है, और अगर क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग रहता है तो फिर इवन SBI में यहाँ से भी वैल्यू क्रिएट होगा, तो दोनों बैंक ICICI और SBI दोनों में यहाँ से वैल्यू क्रिएशन काफी ठीक रहेगा। अच्छा नवीन जी, अभी आपके इस कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले ही हम कैपिटल गुड्स पे और कमिंस पे बात कर रहे थे। कमिंस ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, और इनफैक्ट इस सेक्टर ने निराश नहीं किया। CY 22 में इनफैक्ट तो मुझे याद है जब बजट स्पीच थी निर्मला मैम की, और उस वक्त जब कैपेक्स का एग्जैक्टली आप देखें जो उन्होंने अमाउंट यहाँ पे आवंटन किया था, उसके बाद से ही कैपिटल गुड्स अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग ले रहे हैं। लुक एट L&T, कमिंस, ABB, सिमेंस, पैसा बना, अच्छा पैसा बना। एग्जैक्टली एज ए इन्वेस्टर अभी भी इन पे कमिटेड रहना चाहिए, आपका व्यू क्या है? और ये अर्निंग्स कैसी लगी इस बार की आपको L&T की? अर्निंग्स L&T का तो अर्निंग्स तो काफी ठीक थे, तो जहां तक कैपिटल गुड्स का सवाल है, ओवरऑल सेक्टर में काफी तेजी तो है क्योंकि ऑर्डर बुक तो सारे कैपिटल गुड्स कंपनी के काफी स्ट्रांग है। अभी जहां तक सवाल है इंडिविजुअल स्टॉक्स का, जैसे कमिंस है, कमिंस काफी डिफरेंट प्ले है कैपिटल गुड्स सेक्टर में, क्योंकि कमिंस का ओवरसीज ऑर्डर बुक भी काफी रेलेवेंट है, एक्सपोर्ट्स मार्केट बहुत रेलेवेंट है। उसमें थीम ये बना था कि जैसे कि पावर शॉर्टेज होगा यूरोप में और वेस्टर्न मार्केट्स में, तो उसके वजह से उसको सेल्स इंप्रूवमेंट आएगा, तो ये सारी थीम्स थे। अभी ये सब कैसे प्ले आउट हो रहे हैं ये देखना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप कैपिटल गुड्स सेक्टर की बात करें तो ये सेक्टर में मेन थीम अभी ऑर्डर बुक का चल रहा है, लेकिन इसके आगे जो है वो होगा, वो इम्प्रूवमेंट होगा, वो रियलाइजेशन इम्प्रूवमेंट अगर आता है तो फिर काफी बड़ा डेल्टा आ सकता है। तो इसके लिए थोड़ा हमको वेट करना पड़ेगा, एंड अभी ये जो लेवल है कैपिटल गुड्स सेक्टर का, आई वुड से कि ये फेयरली वैल्यूड है। यहाँ से इंक्रीमेंटल अलोकेशन बहुत ही थीम फोकस्ड होना चाहिए। अगर समझ लीजिए जैसे डिफेंस अलोकेशन है, वो थीम में काफी स्ट्रेंथ है, तो वहां पे आप अलोकेशन कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो है वहां पे आई वुड से कि फेयर वैल्यूएशन पहुंच चुका है। यहाँ से अगर इंप्रूवमेंट आ रहा है तो रियलाइजेशन इंप्रूवमेंट और 2-3 पैरामीटर और इंप्रूव होने चाहिए, तो उसका वेट करना चाहिए, इज व्हाट माय सजेशन विल बी टू इन्वेस्टर्स। ओके, SRF के नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, ये मेरे ख्याल से प्रॉफिट 481 करोड़ है, 570 करोड़ का अनुमान था। शायद वो सेल्स का नंबर जो है 3728 करोड़ अनुमान, शायद हम थोड़ा गलत फ्लैश कर रहे हैं, ये इसको थोड़ा ठीक करते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन मुनाफा जो है वो थोड़ा सा पुल से कम है हमारा, 481 करोड़ का प्रॉफिट आया है।
वर्सेस पोल जो था वो करीब करीब था 570 करोड़। इसके एक बार जरा एबिडा मार्जिन्स और एबिडा नंबर्स आएंगे तो वो भी देख लेंगे। ये पोल की 2814 करोड़ का एस्टिमेट नहीं था, ये मेरे ख्याल से एक 2 और 3 में गड़बड़ हुई है। ये नंबर काफ़ी ख़राब है एक्चुअली। सेल्स नंबर जो उसको हटा देते हैं एक बार, अभी मुनाफा रखिए, सिर्फ सेल्स को ठीक करिए और उसके बाद ये जो आय का नंबर है इसको ठीक करिए, उसके बाद वापस उसको फ्लैश करेंगे। मार्जिन एक्चुअली काफ़ी ख़राब है SRF का, तो ये तो काफ़ी ऑलराउंड मिस है SRF के नंबर्स पर। SRF इंस्टीट्यूशनल स्टॉक है तो इसमें एक देखना होगा कि कल भी एक मूव आ सकता है, लेकिन जो नंबर्स हैं ओवरऑल काफ़ी मिस है। 481 करोड़ वर्सेस 570 करोड़ एक्सपेक्टेशन। 769 करोड़ का एबिडा है, देखिए 769 करोड़ का एबिडा है और एक्सपेक्टेशन था 926 करोड़ का। तो अब ये देखना होगा कि ये इनके जो 2 सेगमेंट हैं, एक तो केमिकल्स की सेगमेंट है और एक इनका जो एक टेक्सटाइल बिजनेस भी है, एक उसमें मतलब किस बिजनेस में इनको थोड़ी सी मार पड़ी है। 769 करोड़ का एबिडा वर्सेस 926 करोड़ का जो अनुमान था, और सेल्स भी जो है बिलो एस्टिमेट है। तो नवीन, एक स्पेशलिटी केमिकल्स में काफ़ी तेज़ रैली हमने देखी है, लेकिन ऑफ लेट थोड़े से कुछ नंबर्स डिसअपॉइंट करने लगे हैं। ये जो एक 1 वे स्ट्रीट चल रही थी, ये अब लग रहा है कि शायद 2 वे हो जाएगी या फिर अभी भी इसमें तेज़ी बाकी है? जहां तक स्पेशलिटी केमिकल्स का सवाल है, इसमें अभी लास्ट 2 साल तो काफी अच्छे रहे, बहुत सारे थीम्स चले, चाइना प्लस 1 थीम, ये सारी चीजों की वजह से मतलब काफी बेनिफिट मिला है। और इसके अलावा भी मतलब प्रोडक्ट प्राइसेस काफी चले हैं। तो मुझे तो यहाँ पे ये लगता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम थोड़ा सा मेरे को लगता है कि हॉल्ट आ सकता है स्पेशलिटी केमिकल्स में। रीजन यही है कि ये जो प्रोडक्ट प्राइस का जो लेवल है, ये सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आ सकता है। इनपुट कॉस्ट का ऑफ कोर्स हैंग ये सेक्टर में थोड़ा सा चैलेंज होता है, क्योंकि वेरी डिफिकल्ट होता है कि इसको मॉडल करना। बहुत बार इनपुट कॉस्ट ज्यादा आ जाते हैं, मार्जिन काफी कम हो जाता है, राइट। और क्योंकि ये सेक्टर थोड़े टाइम पहले तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे मतलब FMCG हो और जो भी इनपुट कॉस्ट है वो पास ऑन हो जाएगा एंड प्राइसिंग पावर बहुत हाई है, जो एक्चुअली सेक्टर का ओरिएंटेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि सेक्टर काफी स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा एंड ओवरऑल जो सेक्युलर ट्रेंड था वो शायद ना रहे। इनफैक्ट ये थोड़ा सेक्युलर ट्रेंड थोड़ा पहले भी टूटा है, बट आगे जाके मुझे लगता है कि ये सेक्युलर ट्रेंड विल बी और थोड़ा टूटेगा एंड बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है नवीन जी, शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला हमारे लिए और इतने सारे स्टॉक्स पर और मार्केट्स पर बात की उसके लिए। अच्छा, यतिन ने मुझे एक इन्फॉर्मेशन भेजा है, उसको उसमें पढ़ रहा था कि इनका जो SRF का केमिकल्स बिजनेस है इसने तो ठीक ठाक ही करा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें तो 520 करोड़ का पिछले क्वार्टर का एबिट था, 517 करोड़ का इस क्वार्टर में आया है। पैकेजिंग फिल्म बिजनेस और जो इनका टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस है, इनमें थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, तो शायद ये एक रीज़न है, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स में ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है, इसके लिए मार्केट ने इसको अब पॉजिटिवली ले लिया है और इवन वीक नंबर्स के बाद भी ये स्टॉक घूम गया है, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस पे प्रेशर नहीं है। प्रेशर जो है वो बाकी 2 बिजनेस पर है, टेक्निकल टेक्सटाइल और पैकेजिंग फिल्म। आशीष चतुर्मोता के पास चलते हैं, वो ट्रैक करते हैं SRF को। FNO स्टॉक है। आशीष, कई बार आपके लिस्ट में भी आया ये स्टॉक, यहाँ पर क्या व्यू होगा अब? देखिए, तो अनुज, मेरा भी मानना है कि स्टॉक ने जब रिजल्ट के बाद एक रिएक्शन दिया और उसको पूरी तरह से रिकवर किया है। 2500 पे बहुत ही बढ़िया बेस मेरे हिसाब से SRF में बना है, और जब तक क्लोजिंग बेसिस पर अनुज 2500 के लेवल्स को ब्रीच नहीं करता, मेरा मानना है कि ट्रेंड इंटैक्ट है। हालांकि कंसोलिडेशन में चल रहा है, बड़ा मूव कहीं ना कहीं 2600 को जैसे स्टॉक क्रॉस करेगा तब एक शॉर्ट कवरिंग का बड़ा कैंडिडेट बनेगा। बट इन द मीनवाइल मैं मानता हूं जब तक के रिजल्ट की क्लैरिटी और साथ ही साथ जो एक कॉन कॉल के में क्या मैनेजमेंट की कमेंट्री आई, तब तक की इंपॉर्टेंट होगा देखना 2500 के लेवल्स को। इसको होल्ड करता है तो मेरे हिसाब से ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा और अपसाइड में हमारा मानना है इवेंचुअली स्टॉक आपको 2800-2850 की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ आने वाले कुछ महीनों में नजर आ सकता है। अच्छा खासा मूव इस समय SRF में शुरू हो गया एक्चुअली। वो ऑप्टिकली नंबर्स खराब लगे, लेकिन फिर उसमें जो डिटेल्स थे उसमें निकल कर आया कि शायद केमिकल्स का बिजनेस फिर भी ठीक है, तो इसके लिए आपने इसमें एक अब मूव देखना शुरू किया। लेकिन देखते हैं इसमें कल क्या मूव आता है। कल वाला मूव जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होगा SRF में, क्योंकि कल ब्रोकरेज के कॉल्स आएंगे और इसकी एक कॉल होती है वो अगले दिन होती है, उसके बाद एक इसमें बड़ा मूव आता है, तो उसकी वेट करेंगे। अब एक काम करते हैं, हमने बाकी के नंबर्स डिस्कस कर लिए थे, लेकिन इंडेक्स के 3 बड़े नंबर्स वो रह गए थे डिस्कस करने, जो कि कल आएंगे। तो
आशीष के पास चलते हैं। आशीष, बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, टाइटन, ब्रिटानिया, सिप्ला। यस, तीनों इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ब्रिटानिया के साथ शुरुआत कर रहा हूं। अपने रिकॉर्ड हाई से महज 5% के आसपास की दूरी पर यह स्टॉक खड़ा हुआ है। आय में 14% का उछाल, और इस आय में जो 14% जंप की मैं बात कर रहा हूं, इसका ब्रेकअप समझा देता हूं। बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है 4 से 5% डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ेगी, और दूसरी तरफ प्राइस मिक्स जो है वो आय में 10 से 11% कंट्रीब्यूट करेगा, इसीलिए वो 14 से 15% रेवेन्यूज में जंप। पिछले कुछ समय का वॉल्यूम ट्रेंड आपकी स्क्रीन पर आएगा। इस बार 4 से 5% वॉल्यूम में उछाल, इबीटा 8.5% का जंप, मार्जिन्स 80 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे। पर ध्यान रखिएगा, ओवरऑल रॉ मटेरियल की बास्केट बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। व्हीट प्राइसेस बढ़े थे ऑफ लेट, पाम ऑयल के प्राइसेस गिरे थे, तो अब यहां से मैनेजमेंट की कमेंट्री की मार्जिन्स का आउटलुक कैसा रहेगा, ओवरऑल इंपैक्ट ये रॉ मटेरियल की वोलेटिलिटी का असर कैसा पड़ रहा है, वो क्लोजली वॉच आउट करेगा स्ट्रीट। मुनाफा 10% बढ़ेगा, और मैनेजमेंट की कमेंट्री डिमांड रिकवरी पे बेहद इंपॉर्टेंट। दूसरी, टाइटन कंपनी, ये भी नियर रिकॉर्ड हाइज के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर अपडेट दिया था, याद रखिएगा Q2 का, जब इस कंपनी की तरफ से आया था। क्या कहा था इसने? ओवरऑल सेल्स 18% जंप करी है, ज्वेलरी डिवीजन में 18% का जंप है डिस्पाइट हाई बेस। तो ये बढ़िया क्वार्टरली अपडेट के चलते ही आपने देखा था स्टॉक इस तरह का उफान मचा रहा था। बाकी के सेगमेंट्स का ब्रेकअप भी स्क्रीन पर आ जाएगा, मैनेजमेंट ने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा था। सब में अच्छा ट्रैक्शन था, बारिंग आई केयर, वॉचेस, अदर बिजनेसेस, कैरेट लेन अच्छे जंप दिखा रहे थे। एक्सपेक्टेशंस अब क्या है? रेवेन्यूज में 18% का जंप। क्यों? कुछ हद तक फेस्टिव सेल्स का तड़का, उसके बाद प्रोडक्ट मिक्स का इंप्रूवमेंट। हुआ क्या? गोल्ड ज्वेलरी से ज्यादा स्टडीड सेल्स ज्यादा है, और उसका फायदा मिलेगा आपको मिक्स में, और नए स्टोर जो Q2 में ऐड करे हैं उन सब से रेवेन्यूज में मोमेंटम आएगा। इबीटा 18%, मार्जिन जस्ट के 13.3% पे थे, 13.3% एक्सपेक्टेड, मुनाफा इस बीच 20% बढ़ेगा। तीसरा, सिप्ला, एक और ऐसा काउंटर जिसमें बहुत बढ़िया मोमेंटम, रिकॉर्ड हाइज के आसपास सिप्ला का स्टॉक कामकाज कर रहा है, और उसमें ऑप्टिमिज्म था, जो तेजी आ रही थी कि पाइपलाइन जिस तरह की यूएस ड्रग्स की इस कंपनी के पास है, और स्टेडी इंडिया ग्रोथ है, इसीलिए आप देख रहे थे सिप्ला इस तरह से उछाल दिखा रहा था। ये नंबर्स हैं साल दर साल, और एनालिस्ट क्यू ऑन क्यू भी वॉच आउट कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, दोनों आपके सामने रख दिए। रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, दोनों केस में सिंगल डिजिट में रहेगी, चाहे साल दर साल देखें चाहे क्यू ऑन क्यू देखें। यूएस रेवेन्यूज शायद मार्जिनली इंप्रूव हो सीक्वेंशियली। एस्टिमेट्स ये हैं कि $155 मिलियन लास्ट क्वार्टर थे, 165 से 170 मिलियन डॉलर्स के एनालिस्ट एस्टिमेट्स आ रहे हैं इस बार के यूएस रेवेन्यूज के। प्राइस इरोजन्स बेस पोर्टफोलियो में होगा साल दर साल, इसके चलते मार्जिन्स में साल दर साल कॉन्ट्रैक्शन होना है, पर स्ट्रीट क्लोजली वॉच आउट करेगी क्यू ऑन क्यू किस तरह से प्राइस इरोजन्स हो रहे हैं या स्टेबिलिटी लौट रही है। इंडिया बिजनेस को लेकर कंफ्यूजन है। 8 से 12% तक की ग्रोथ एनालिस्ट फर्टिलिटी एक्सपेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि बेस तगड़ा था, वो कोविड के समय के तरह सिप्ला का पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है उस स्पेस में। अब उस तगड़े बेस के बाद थोड़ा सा फर्टिलिटी डिवाइडेड है कि 8 से 12% के आसपास की शायद ग्रोथ होगी, नजर का रहेगी, ये इंपॉर्टेंट। इसका गोवा प्लांट यूएसएफडी ने री इंस्पेक्ट करा था, उसकी कमेंट्री, यूएस के सेल्स आउटलुक पर कमेंट्री, जो तमाम बड़ी ड्रग्स हैं FY23 के लिए उनके रैंप अप के एस्टिमेट्स, चाहे वो रेवलिमिड हो, अदवेयर हो, सबके नए ड्रग लॉन्चेस, और इनफैक्ट इवन कॉम्प्लेक्स जेनरिक लॉन्च की पाइपलाइन, ये सब स्ट्रीट कीनली वॉच आउट करना चाहेगी। पर ये तीनों स्टॉक जिनकी बात करी, बहुत अच्छे बुल मोमेंटम में। जय, तीनों स्टॉक्स जिनमें अगर आप देखें, आशीष ने नंबर्स रखे, पूर्वानुमान रखा। सिप्ला याद रखिएगा, लास्ट क्वार्टरली रिपोर्टेड अर्निंग्स के बाद क्या गजब चला, मेरे को याद अच्छी तरीके से। स्टॉक 1030 पे हुआ करता था, 1030, वहाँ से करीब करीब 130 रुपये चला, लेकिन करीब करीब इस बीच में इसने हाई लगाया 1191 का। टाइटन प्रायर टू नंबर्स एट ऑल टाइम हाई, और ब्रिटानिया अभी भी अगर आप देखें एक चैनल में सस्टेन करता हुआ। आशीष महेश्वरी जी, अगर प्रीएम्प्ट करना हो, प्रायर टू नंबर्स कुछ बाय करना हो यहाँ पर, प्री नंबर्स बाइंग, तो आप किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे इस वक्त, सिप्ला, टाइटन या ब्रिटानिया? टाइटन मेरा नंबर 1 बैट रहेगा यहाँ पर, और मेरा मानना है कि जो मुनाफा है इस बार वो रिकॉर्ड प्रॉफिट देखने को बिल्कुल यहाँ पे मिलने वाले। ये सीजन का टाइम था और काफी फेस्टिव शॉपिंग इस बार देखने को मिली है,
तो मेरा एस्टिमेट ये है कि पिछले साल का जो मुनाफा करीब 2200 करोड़ के आसपास था टाइटन में, इस बार 3000 करोड़ के ऊपर बिल्कुल ये निकल जाने वाला है। तो जिसके कारण से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एफआई डीआई दोनों की तरफ से बाइंग यहाँ पर बनी हुई है। तो नंबर 1 पिक मेरा यहाँ पे टाइटन ही रहने वाला है और बिल्कुल 3000 के टारगेट के लिए इसको आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल ऐड कर सकते हैं आगे तक। ओके, टाइटन अगर आप देखें आपका प्रेफर्ड पिक रहेगा। मीनवाइल कुछ स्टॉक्स को देख लीजिए जो कि अपने चैनल को छोड़ के अगर आप देखें ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। आज इनफैक्ट कल भी क्लोजिंग में और इनफैक्ट मॉर्निंग में भी बात हुई थी, खुल के बात हुई थी एसीसी पर। बड़ी कमांडिंग पोजीशन में ये स्टॉक है एंड स्पेशली जब से मानस आपको याद होगा 2316 पे मेरी बात हुई थी आपसे और हमने ये लॉन्ग ट्रेड पे किया था। नाउ इट्स 2455 2455 और ये अब उस जोन में जा रहा है जहाँ से अमूमन मोमेंटम पिकअप करता है। आप देखिए लास्ट 6 दिसंबर से लेकर अब तक जब जब इस चैनल को बाइसेक्ट करता है 2420 2430 एक बड़ा स्विंग देता है। एसीसी पर क्या व्यू रखेंगे मानस इस वक्त और इसके स्विंग पर? जी, तो देखिए व्यू तो अभी बहुत पॉजिटिव बना हुआ है क्योंकि जो 2425 के आसपास का रेजिस्टेंस था स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है पिछले 2 से 3 दिनों से, वो सस्टेन कर रहा है उसके ऊपर। तो मेरा समझना है कि स्टॉक तैयार है 2550 और 2600 की रेंज में जाने के लिए। तो आई थिंक बेहतर रहेगा कि हम जो कॉल ऑप्शन है उसमें खरीदारी करें। एसीसी का जो 2460 का कॉल ऑप्शन है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। उसके जो प्राइस है 2460 का जो कॉल ऑप्शन है उसके प्राइस चल रहे हैं इस टाइम पे 62 रुपए के 66 रुपीज के आसपास के भाव चल रहे हैं, वहां पर खरीदारी करिए। 49 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 100 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, कोरोमंडल इंटरनेशनल के नंबर्स आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे नंबर्स लग रहे हैं। EBITDA 743 करोड़ से बढ़कर 1057 करोड़, मुनाफा 519 करोड़ से बढ़कर 740 करोड़ और बाकी भी नंबर्स आपके सामने आएंगे। कोरोमंडल मतलब अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी, और अच्छा इसने आउट परफॉर्म भी किया काफ़ी टाइम से। एक F&O का स्टॉक भी है अभी ये, तो एक अच्छा खासा मूव इसमें इस समय आ रहा है। देखिए क्या ज़बरदस्त मूव। मानस जरा एक बार इसका भी चार्ट चेक ले लें कोरोमंडल का। तो देखिए अभी कोरोमंडल ने अभी कुछ घंटे पहले ही स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रीच किया था। 950 955 का जो सपोर्ट था उसको ब्रीच किया था, लेकिन क्रैक देखने को मिला 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट दिया और वहां से ही रिकवरी देखने को मिली है। तो अब आपको केवल इंतजार करना है 1000 के लेवल्स को ब्रेक करने का। अगर 1000 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 1050 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए 960 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, कोरोमंडल आपके स्क्रीन पे 981 पे ट्रेड करता हुआ। आशीष माहेश्वरी जी, अब इससे पहले कि हम BTST मोमेंटम कॉल्स पे आए, मैं स्पेशली आइसोलेशन में आपका SBI पे व्यू चाहूँगा क्योंकि SBI आज 584.90 पे ऑल टाइम हाई पे क्लोज होगा। पैटर्न टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनफैक्ट शायद प्री रिजल्ट्स बाइंग जो है इस स्टॉक में काफ़ी आ रही है। मुझे अच्छी तरीके से याद है लास्ट रिपोर्टेड जब अर्निंग्स आई थी इसकी, ये स्टॉक करीब 540 की ट्रेजेक्टरी में था, फिर सिंक हुआ 515 का लो लगाया और अब लास्ट नंबर से अब तक लगभग 50 रुपये का स्विंग आ चुका है। लास्ट नंबर में एक इशू ये था कि क्योंकि रेट रिवर्सल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ था और अमूमन सरकारी बैंकों के साथ दिक्कत होती है ट्रेजरी लॉसेस, और लास्ट टाइम इन्होंने काफ़ी सब्सटेंशियल ट्रेजरी लॉसेस पोस्ट किए थे। बट इस बार आप कैसे नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 585 पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? देखिए मेरा मानना है SBI में यदि बोला जाए तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है यहाँ पर। तो जो PSU स्टॉक्स हम जो इतनी बातें करते हैं तो लीडर तो इनफैक्ट SBI है, और जो नतीजे इनफैक्ट छोटे छोटे आप बैंक ऑफ इंडिया या यूको बैंक या बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे बैंक्स के नतीजे इतने अच्छे आ सकते हैं, तो SBI तो इनफैक्ट काफी अच्छे नतीजे यहाँ पर पोस्ट करेगा। दूसरी बात, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जो लास्ट क्वार्टर में ट्रेजरी के लॉसेस थे, इस बार काफी गेन यहाँ पे ट्रेजरी के रिपोर्ट हुई, तो प्रॉफिटेबिलिटी साइड भी यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट नंबर आएंगे। और मुझे लगता है नेट NPA जिस हिसाब से बैंक ऑफ इंडिया ने या PNB ने कहा है कि आगे आने वाला समय काफी अच्छा रहेगा, NPA की रिकवरीज काफी हो रही है, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी SBI की तरफ से भी 3% से कम नेट NPA के लेवल की बात की जाएगी, जो उनका अभी शायद 3.5 से 4 के बीच में। तो बिल्कुल SBI पे बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, SBI पे बाय का व्यू है आपका। एक स्ट्रॉन्ग स्विंग SBI में, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, पिछले 8 दिन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम्स के साथ अगर आप देखें ऑल टाइम हाई जोन पे क्लोजिंग आएगी। अब चलते हैं यतिन के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बाजार में जिसने आज काफ़ी रेजिलेंस दिखाई, स्पेशली निफ्टी बैंक अगर आप देखें आज अपने ऑप्शन बेस के ऊपर बैठे रहे, डीलर्स क्या चीज़ कर रहे हैं। यतिन नमस्कार, बताइए
डीलर्स किन स्टॉक्स को चेज कर रहे हैं इस वक्त? नमस्कार। एसबीआई के बारे में आप चर्चा कर रहे थे और एसबीआई ही चेस कर रहे हैं, क्योंकि जो फेड की पॉलिसी थी, शायद ट्रेडर्स इतनी एग्रेसिव पोजीशन नहीं ले रहे थे एसबीआई में रिजल्ट्स के पहले पहले, लेकिन आज पोजीशंस बनना शुरू हुई हैं। इनफैक्ट बीटीएसटी का ट्रेड वो दे रहे हैं 595 से 600 रुपए के टारगेट्स के लिए। शायद 1-2 दिनों में आपको वो देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली इस हफ्ते कंपनी की अर्निंग्स भी हैं और आज का अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओपन इंटरेस्ट में 9% का इजाफा हुआ है और 50-55 लाख शेयर्स यहाँ ऐड हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में, तो काफ़ी लॉन्ग बिल्डअप आज देखा गया है। इनफैक्ट आज टॉप ओआई गेनर्स में से एक एसबीआई आपको दिखाई पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट के पहले प्री पोजिशनिंग आपको एसबीआई के शेयर्स में दिख रही है लॉन्ग की तरफ। दूसरा स्टॉक भारत फोर्ज, यहाँ भी आपको एक रेगुलर अपटिक देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली क्लास 8 ट्रक ऑर्डर्स तो है ही, लेकिन कंपनी की जो बड़ी योजना है डिफेंस सेक्टर में उसको लेके काफ़ी उत्साह है एचएनआई सर्कल में, और पोजिशनली यहाँ भी जो है 880 से 900 के टारगेट्स के लिए वो खरीदारी कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट में 7% का इजाफा आज देखने को मिला है भारत फोर्ज। ओके यतिन, थैंक यू। तो एसबीआई और भारत फोर्ज दोनों एक्चुअली 52 वीक हाई, और एसबीआई में तो ज़बरदस्त मोमेंटम चल ही रहा है और लगभग एक कंसेंसस कॉल है एसबीआई। सब गैस एसबीआई की बात कर रहे हैं, लेकिन कंसेंसस होने के बाद भी चल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। शिल्पा राव जी के पास चलते हैं और एक बार भारत फोर्ज पर उनसे एक चेक ले लेते हैं। शिल्पा जी, भारत फोर्ज पर क्या व्यू होगा आपका? जी, भारत फोर्ज मेरा बीटीएसटी भी है और इनफैक्ट 2 दिन से हम लोग प्रभुदास लीलाधर में इसको दे रहे हैं इसमें रिकमेंडेशन। भारत फोर्ज 840 के जोन्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के रखा हुआ है और आपके जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड टारगेट्स हो सकते हैं वो होंगे 870 से 885 तक के। तो भारत फोर्ज डेफिनेटली एक बाय है, वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बाय इनफैक्ट। ओके चलिए ठीक है, बीटीएसटी कॉल्स में भी थोड़ा टाइम वो भी लेना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले 2-3 स्टॉक्स देख लेते हैं जरा एक बार। कल हमने बात की थी कि रेलवे पीएसयूज में अच्छा मूव आप देख रहे हैं। आरबीएनएल का स्टॉक एक बार लेकर आइए, 6% का मूव इस समय आरबीएनएल दिखा रहा है, तो ज़बरदस्त इस समय मूव उस स्टॉक में आता हुआ। एक तो फॉरगॉटन स्टॉक्स हैं जो कमबैक दिखा रहे हैं अच्छा खासा, साउथ इंडियन बैंक, और साउथ इंडियन बैंक ने काफ़ी टाइम के बाद एक मूव दिखाना शुरू किया है और इनफैक्ट इसके लोस से अच्छा खासा डबल हो गया अभी स्टॉक। लेकिन और एम फाइनेंशियल अब इस समय तैयारी कर रहा है 15% की मूव की तरफ जाते हुए। डाउन साइड पर एक स्टॉक जिसकी आज हमने एक्चुअली ज़्यादा चर्चा नहीं की वो है टाटा मोटर्स डीवीआर। एक बार ज़रा उसका चार्ट लेकर आइए। वो जो आउट परफॉर्मेंस की बात हो रही थी 2-3 दिन पहले, वो आज एक झटके में उसमें काफ़ी इम्पैक्ट आ गया, करीब 10% का मूव अब इस समय टाटा मोटर्स डीवीआर में आता हुआ। महेश्वरी जी, कोई व्यू है आपका टाटा मोटर्स डीवीआर पर? इनफैक्ट इसमें मेरा कोई व्यू नहीं है, सिर्फ टेक्निकल व्यू लेना बेटर है। टाटा मोटर्स पर व्यू है लेकिन? जी, टाटा मोटर्स पे मेरा पॉजिटिव व्यू है ओवरऑल, क्योंकि मेरा मानना है कि जो ईवी के जो नंबर्स बढ़ रहे हैं मंथ ओवर मंथ वो एक पॉजिटिव है। और जो अब इश्यूज पहले जो गिरने का इशू था कि यूके में अनसर्टेनिटी बना हुआ है, पाउंड क्रैश हो रहा है, तो वो सब चीजें भी अब धीरे धीरे सबसाइड हो रहे हैं। बट मेरा सलाह रहेगी स्टॉक को 400 रुपए के आसपास ऐड करना चाहिए पोर्टफोलियो में। ओके, टाटा मोटर्स डीवीआर पे डिस्कशन सुन रहे थे आप। खैर, अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं हम। करीब 18,050 41,274 ये इस वक्त बैंक निफ्टी का लेवल है। डाउ फ्यूचर्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कोई बहुत निर्णायक संकेत, कोई बहुत अगर आप देखें डिसाइसिव डायरेक्शन नहीं शो कर रहा है, लेकिन याद रखिएगा कल की गिरावट के बाद आज का यूएस का मूव, देखिए एक तो होता है ना सडनली एक आउटकम, उसके बाद आउटकम का एक अगर आप देखें इमीडिएट रिएक्शन, और अब जो है वो आज नपा तुला समझा बुझा रिएक्शन आएगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स 19 अंक नीचे हैं। मेरे वायर पे आप देखिए थोड़ा डिले यहाँ पे अपडेट हुआ था। ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। मानस, आप कन्विक्शन के साथ कल के लिए क्या कैरी करेंगे और आपका बीटीएसटी कॉल? तो देखिए, बीटीएसटी कॉल के लिए एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि एल&टी फाइनेंस होल्डिंग ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 82 रुपीज के आसपास था उसको ब्रीच किया, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले। तो आई थिंक अब यहाँ से एक स्मार्ट मूव देखने को मिल सकता है। 80 रुपीज 50 पैसे की स्टॉप लॉस से यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे 85 रुपए 50 पैसे के टारगेट के लिए। यहाँ पर ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं, जो कि एट द मनी 82 का कॉल ऑप्शन है, वहां पर खरीदारी करिए। 3 रुपए 50 पैसे के आसपास चल रहा है। 2 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस से यहाँ पर आप खरीदारी करिए 7 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए, तो ये एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स पर बीटीएसटी कॉल मानस की। प्रकाश जी,
आपकी BTST कॉल क्या होगी? वेल अनुज, मेरा जो BTST कॉल इस वक्त है वो है UPL, यूनाइटेड फॉस्फोरस। ट्रेड कर रहा है 726 पर। सेटअप मुझे अच्छा लग रहा है, अप मूव में है, 3 दिन की कंसोलिडेशन और आज मूव अच्छा लगता है। इसका जो टेक्निकल टारगेट है 740, 740, स्टॉप होगा 720। UPL बाय। ओके, यूपीएल आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा। अभी कुछ देर पहले SRF की अर्निंग्स भी आई थी और टाटा केमिकल ठीक ठाक मूव दे ही रहा है। और यूपीएल आज जो क्लोज कर रहा है, इट्स अ थर्ड स्ट्राइक, आई थिंक थर्ड और फोर्थ स्ट्राइक इन लास्ट 5 सेशन, यानी पिछले 5 सेशंस में ये लगभग चौथी स्ट्राइक है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है अपने इस एवरेज के पास। शिल्पा जी, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जी, मेरे लिए BTST कॉल अभी रहेगा हिंद कॉपर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 105.25 में। पिछले 2 दिन से ये 104, 103 के जोन्स को पकड़ के रख रहा है एंड अपसाइड 107, 108 तक जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये BTST हो सकता है और थोड़ा पोजिशनल भी कोई कैरी कर सकता है फॉर टारगेट्स ऑफ 112 और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 103.5 रहेगा। ओके, चलिए ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर, एक बार SRF का इंट्राडे चार्ट वापस लेकर आते हैं और एक बार टिक बाय टिक लेकर आते हैं। SRF नंबर्स की बात हो गई थी सारी कि हालांकि टॉप डाउन मिस थी, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल्स ने अच्छा किया तो इसके लिए वो जो आपने इंट्राडे रिकवरी देखी थी, अब एक बार अगर आप टिक बाय टिक देखेंगे तो लास्ट की कैंडल जो है उसमें थोड़ा डिक्लाइन आया है स्टॉक में। उसका कारण जो मुझे लग रहा है कि इन्होंने एक कैपेक्स अप्रूव किया है 604 करोड़ का। पिछली बार जब इन्होंने ये कैपेक्स अप्रूव किया था तो मार्केट को इतना पसंद नहीं आया था, क्योंकि इस बार ये जो कैपेक्स है ये इनकी जो एग्जिस्टिंग प्लांट है दहेज में उसके लिए है और एक फार्मा मार्केट की जो नीड्स है उसके लिए उन्होंने एक अप्रोच किया था। ये शायद कैपेक्स प्लान शायद मार्केट को नहीं पसंद आया। जैसा मैंने कहा, कल इसका जो रिएक्शन है वो ज़्यादा मेच्योर रिएक्शन होगा, तो उसके लिए इसको कल थोड़ा सा एड्रेस करेंगे हम SRF को। लेकिन महेश्वरी जी के पास चलते हैं, उनकी भी कॉल ले लेते हैं। महेश्वरी जी, आज की आखिरी कॉल आपकी। ओके, डिस्कनेक्ट हो गए महेश्वरी जी। तो एक बार SRF को रिविजिट करते हैं टेक्निकली। प्रकाश जी, एक बार जरा SRF का चार्ट देखिए, काफी वॉलेटिलिटी है इसमें लास्ट 15 मिनट में। ऑन हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर SRF में ट्रेंड मिसिंग है। अपर रीजन में सेलिंग प्रेशर है और लोअर रीजन में सपोर्ट है। यहाँ पर ट्रेंड एग्जैक्टली मिसिंग है, ना एंट्री की जगह अच्छी है ना सेलिंग की जगह अच्छी है। बेस्ट अवॉइडेड SRF। SRF आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 2540 पे सारे ट्रेड्स अगर आप देखिए ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आपको एक एग्जैक्टली अगर आप देखिए व्यू मिल गया होगा कि कैसे अगर आप देखिए किन स्टॉक्स को परचेज करना है। आई थिंक अनुज ने बीच में एक बात मेंशन की थी, आई मीन रेलवे स्टॉक्स। इनफैक्ट रेलवे स्टॉक्स पे कल भी चर्चा हुई थी, एक डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ था। लुक एट RVNL, ये अच्छा करता हुआ और आपकी स्क्रीन पे 42.45, इट्स एन ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर RVNL। और फिर आप लेके आइए राइट्स को आपकी स्क्रीन पर। राइट्स का मूव तो इतना स्ट्रांग है कि पूछिए मत, 409। और इसमें एक ब्रेकआउट आया था लगभग समझ लीजिएगा आपकी 14 अक्टूबर को, शायद हमने उस दिन बात भी की थी। करीब 300 पौने 325 रुपये का स्टॉक उस वक्त हुआ करता था राइट्स, आज 409 पे। अनुज, एक स्विंग होता है, एक सेक्टर पकड़ता है और कुछ अचानक इन्वेस्टर्स के अगर आप देखें वो रडार पे आ जाता है। ऐसे ही हुआ डिफेंस पे। मेरे को लगता है कि अब जो कल बात इंटरेक्ट आप कह रहे थे रमेश दमानी जी वाली, आई थिंक मोमेंटम पकड़ लिया है स्पेस ने। मोमेंटम आ गया। वो डिफेंस वाला मोमेंटम जो था वही अब रेलवे स्टॉक्स में है। तो क्लियरली ये देखिए वीरेन, एक चीज़ बहुत क्लियर है इस मार्केट में। एक मार्केट में बहुत बड़ा पैसा पिछले साल गया था। सारे के सारे ये जो न्यू एज इकोनॉमी, डिजिटल स्टॉक्स, सारे के सारे ये आपके जोमेटो, आपके नायका, आपका PB फिनटेक, आपके ये सब नज़ारा टेक्नोलॉजीज, ज़बरदस्त इन स्टॉक्स में ना सिर्फ IPO में पैसा आया, लेकिन IPO में जब लिस्टिंग के बाद इन सब स्टॉक्स में बहुत पैसा आया। ठीक है, उसके बाद अब इन स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया ज़बरदस्त और इन स्टॉक्स में आपने मैसिव सेलिंग देखी। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो आप पैसा स्टॉक मार्केट से निकालते हैं उसको आप नॉर्मली स्टॉक मार्केट में कहीं और डालते हैं। तो जो मेरी सेंस है कि मार्केट पिछले कुछ टाइम से काफ़ी हंग्री था आइडियाज़ के लिए और इसके लिए वो एक इन स्टॉक्स में एक घर ढूंढ रहा है बेसिकली। तो ये हमने हाईलाइट भी किया था पिछले हफ्ते की रेलवे स्टॉक्स में। मैं पूरी की पूरी एक्चुअली इनफैक्ट मैं अभी आपको बता देता हूँ, अगर ये 4 या 5 स्टॉक्स हैं
जिनका की कुल मिला के मार्केट कैप जो है वो कितना है, करीब करीब इन चारों कंपनियों का, 5 कंपनियों का मार्केट कैप कुल मिला के 1.14 लाख करोड़, 1 करोड़ 14 लाख के मार्केट कैप में आपको ये सारी की सारी कंपनियां मिल रही हैं। और ये सारी की सारी मोस्टली मोनोपोलीज हैं। IRCTC टिकटिंग में मोनोपोली है, IRFC फाइनेंसिंग में एक तरीके की मोनोपोली है, रेलटेल कॉर्पोरेशन जो है वो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, उसमें उसकी ऑलमोस्ट मोनोपोली है। RVNL जो है रेल विकास निगम जीरो डेट कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कंपनी। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक बात हो रही है कि ये सारे के सारे स्टॉक्स काफ़ी एक्टिव हो गए हैं इसके लिए। और राइट्स रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड जो एक EPC कंपनी है, 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, इसके पास करीब 700 करोड़ का कैश है। तो वो सारा का सारा पैसा जो निकला है न्यू एज इकोनॉमी से वो जगह ढूंढ रहा है। डिफेंस एक नया सेक्टर बन के निकला और अब रेलवे PSUs एक और नया सेक्टर बन के निकल रहा है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ की मैं वार्निंग दे देता हूँ, हैं ये सब PSUs ही, तो इसमें कभी भी मतलब एक रेगुलेटरी एक्शन कहाँ आ जाए। आपको याद होगा IRCTC में पिछले साल एक ज़बरदस्त इंट्राडे में डिक्लाइन आया था जब वो एक टिकटिंग कन्वीनियंस फीस को लेकर, शेयरिंग को लेकर बात हुई थी। तो ये एक PSU का रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन ज़बरदस्त मूव है इन सब स्टॉक्स में। जी हाँ, मूव अगर आप देखें शानदार है। राइट्स आपकी स्क्रीन पे एट 409 करियर के हाई पे बंद होगा। अच्छा, मीनवाइल जरा प्लीज़ एक बार टाइटन को फिर रिविजिट करते हैं। टाइटन आपकी स्क्रीन पे इट्स 2767, माफ कीजिएगा 2766, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे एक बार फिर से टाइटन क्लोज होगा। और एक बार आप कजारिया सेरेमिक्स लेके आइए। मैं देख रहा हूँ जो नॉन डेरिवेटिव कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा एक स्विंग क्रिएट कर रहे हैं। कजारिया सेरेमिक्स आज डे लो से रिकवरी है, 2 दिन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, बट स्टिल आई मीन कोई बहुत अगर आप देखें उत्साहजनक चार्ट नहीं है, तो मैं इसको स्किप करता हूं क्योंकि कोई कैश के कुछ स्टॉक्स मेरे स्क्रीन पे डे हाई पे अपीयर हो रहे थे, तो मैं उसका जिक्र कर रहा था। और पावर स्टॉक्स की श्रेणी में और साथ ही साथ अगर आप देखें पावर फाइनेंस कंपनीज की श्रेणी में, लेट्स चेक REC, PFC। REC इज डूइंग वेल, यस, REC अच्छा करता हुआ। REC आज ही नहीं, इनफैक्ट पिछले अगर आप देखें 5 सेशन से, याद रखिएगा प्लीज़ REC के कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा। और REC ने पिछले 10 दिन में अपनी तरफ वॉल्यूम्स काफ़ी खींचे हैं। अगर मैं इसके लास्ट 10 सेशन का एवरेज वॉल्यूम देखूं तो वे ऑलमोस्ट अगर आप देखें 1.8 टाइम्स है, यानी जहां पे 10 शेयर ट्रेड हो रहे थे यहाँ पे करीब करीब 18 शेयर ट्रेड हुए हैं। मानस, REC पे आपकी नजर गई, इट्स 104। बिल्कुल, देखिए REC की जहां तक बात है, यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को बीच किया था, उसके बाद ही 105 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए कल के पॉज के बाद आज फिर से रैली रिज्यूम हुई है, तो मेरा समझना है कि शायद आपको 107, 108 तक के भाव जल्द देखने को मिल जाएंगे। REC में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 102 रुपए 50 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रख के 106 और उसके बाद 108 की टारगेट सेट करिए। चलिए ठीक है। अच्छा देखिए, मैं एक लोगों को एक चीज़ कल मैंने बोली थी कि वीकली ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे कई लोग 3 बजे के मूव का इंतजार करते हैं, वो नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है उसको कैप्चर करना। अब आज का एग्जांपल ले लीजिए आप, निफ्टी का इंट्राडे देखिए और बैंक निफ्टी का। आपको लगा होगा कि शायद 3 बजे की कॉल में बैंक निफ्टी में आप भले ही लॉन्ग करें और निफ्टी में शॉर्ट करें, लेकिन अब उल्टा हुआ। सुबह से निफ्टी का मतलब कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग था, निफ्टी पर थोड़ा वीक था, लेकिन जाते जाते 3 बजे के बाद बैंक निफ्टी में उल्टा हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग आई है और निफ्टी नीचे से थोड़ा सा उल्टा ऊपर घूम गया। तो ये सब जो है इस तरीके से चलता रहेगा। एक बार 2-3 स्टॉक लेकर आइए इंट्राडे में। ये सारे के सारे एक्सपायरी मूव्स हैं। HDFC बैंक, HDFC और SBI, ये तीनों के तीनों एक्सपायरी मूव्स हैं। इंट्राडे में चार्ट देख लेते हैं तीनों का आप। HDFC बैंक और HDFC, ये देखिए ये मूव, ये जो रिजल्ट के बाद की बाइंग आ रही थी, एकदम से पता नहीं क्या हुआ इसमें और डेज लो पर आ गया। ऐसा ही आपको चार्ट दिखेगा HDFC का, और ऑलमोस्ट सिमिलर तो नहीं, SBI अभी भी ग्रीन में है, लेकिन SBI में भी एटलीस्ट हायर लेवल से हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। वीरेन, थोड़ा गला मेरा खराब है, आपको लेना पड़ेगा यहाँ से आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि अगर आप देखें मौसम तो आजकल दिल्ली के लोगों का गला खराब होने वाला हो रहा है, स्पेशली आज अगर आप देखें अनुज, डिजास्टर्स डे था खैर फॉर दिल्ली एनसीआर के लिए। खैर शायद अगर आप देखें कुछ दिन में रिकवरी आ जाए, बट यस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्लोज। और एक बार डायरेक्टर साहब जरा प्लीज वो लिखे आइए, आप डायग्राम लिखे आइए आज का लॉन्ग शॉर्ट का। अंतिम पड़ाव तक आते आते देखिए निफ्टी ने मोर और लेस अपने आज डे हाई और डे लो के रेंज का मिड ट्रेजेक्ट्री को सिक्योर करके ले जा रहा है। और बैंक निफ्टी याद रखिएगा अच्छा एक जो इसका ऑप्शन बेस है 41,000, मैं 2 ऑप्शन बेस है 41,000, 40,000, 45,500,
उसके ऊपर 300 पॉइंट के फ्रैक्शन से। मेरे ख्याल से ये फिगर्स जो हैं आपकी स्क्रीन पर, सुबह सुबह मेरे को अच्छी तरीके से याद है जब हमने 9:30 पे इन फिगर्स को लिया था, 66 एडवांसेस यानी लॉन्ग्स थे, इट्स नाउ 82। M&M फाइनेंशियल्स, इसने स्टॉक ने पूरे दिन अपनी तेजी को कायम रखा। अमूमन ऐसा ही रहता है, एक बार डायरेक्शन जिस दिन ये डायरेक्शन पकड़ता है ऑन द हायर साइड और लोअर साइड जो भी, वो परसिस्ट करती है। बिलम एंटरप्राइजेस, बायोकॉन में आज अगर आप देखें तो लॉन्ग बिल्डअप था, एक बार कुछ देर में इसके चार्ट्स को देखेंगे। डालमिया भारत, L&T फाइनेंस अगर आप देखें यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप था। शॉर्ट कवरिंग PNB में थी, कैनफिन होम्स में याद रखिएगा कल सिंक हुआ लेकिन आज स्टॉक में फिर रिकवरी आई। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, BL डिफेंस स्पेस में याद रखिएगा, सब में कैश और साथ ही साथ डेरिवेटिव सभी स्टॉक्स में काफी अच्छा खासा मूव है। आदित्य बिरला कैपिटल, ये कुछ और काउंटर्स जहाँ पे आज लॉन्ग बिल्डअप था। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ था? वोल्टास, पोस्ट अर्निंग्स अगर आप देखें तो यहाँ पर दबाव जो था वो बना था, फिर पुल बैक आया लेकिन आज फिर फिजल आउट हो गया। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज सुबह से दबाव में, टेक महिंद्रा दबाव में, काफ़ी शॉर्टिंग हुई। हिंडाल्को मेटल स्पेस में अगर आप देखें आज कल चला था हिंडाल्को, कल हिंडाल्को वेदांता में अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग मूव था आज, लेकिन ये स्टॉक्स दोनों के दोनों बैकफुट पे आए। शॉर्टिंग विजिबल थी यहाँ पे। एम्फोसिस मिड कैप IT में शॉर्टिंग विजिबल थी। बाकी गुजरात गैस, NTPC, मेट्रोपोलिस और हनीवेल और मैक्स फाइनेंशियल्स, ये कुछ और ऐसे काउंटर जहाँ पर आज लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली। एक बार मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर निफ्टी के OI की समरी को समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली आज सेक्टोरियल आधार पर क्या हुआ। अगर आप निफ्टी डैशबोर्ड को देखें, मतलब आज निफ्टी में क्या हुआ, किस सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था शॉर्ट और लॉन्ग साइड पे, तो आज बैंकों में साथ ही साथ अगर आप देखें तो कुछ बैंकों में अच्छा लॉन्ग वेरिएशन था। स्पेशली SBI ने काफ़ी मदद करी और साथ ही साथ जो शॉर्टिंग थी वो आज IT स्टॉक्स में थी। और फिर मैं अगर वॉल के पास जाऊँ तो यस, ओके माफ़ कीजिएगा, इट्स फाइनेंस याद रखिएगा 1.6% वेरिएशन, फाइनेंस में सबसे स्ट्रॉन्ग वेरिएशन था। बैंकिंग में 1.3, केमिकल्स में याद रखिएगा थैंक्स टू UPL, इसमें करीब 0.7% का बिल्डअप था केमिकल स्पेस में। और उसके बाद फार्मा में अगर आप देखें आज अच्छी बैंक थी। शॉर्टिंग हुई टेक्नोलॉजी, पावर और कैपिटल गुड्स में। अब एक काम करते हैं, जरा आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज काफ़ी शॉर्टिंग हुई और साथ ही साथ अगर आप देखें हल्का सा ट्रेंड रिवर्सल हुआ। M&M में याद रखिएगा ऑटो स्पेस में आज एक ट्रेंड रिवर्सल था, मतलब जो मोमेंटम पिकअप हो रहा था। मारुति के साथ इस स्टॉक में इसने अपना ऑल टाइम हाई येस्टरडे क्रिएट किया लेकिन आज थोड़ा सा मोमेंटम लॉस्ट हो गया। सेम इज द केस विद टाटा मोटर्स, आज अल्ट्राटेक सीमेंट का मोमेंटम लॉस्ट हो गया। HDFC का मोमेंटम जो बना हुआ था लगातार अगर आप देखें तो 2500 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज पोस्ट नंबर्स क्लोजिंग में अगर आप देखें तो ये शायद जो मोमेंटम है थोड़ा लॉस्ट हुआ। कहाँ अगर आप देखें हम 2505 पे इसके नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे और ये करीब करीब जो 20 रुपये का एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया वर्सेस 2500। आई थिंक ये थोड़ा सा फील इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 2500 पे पुट राइटर्स का कन्वर्शन बन रहा था, पर आई थिंक वो थोड़ा सा सिंक हो गया। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक, JSW स्टील, बजाज फाइनेंस, ये कुछ कंपनी जो कि बैकफुट पे रहे लेकिन स्ट्रेंथ याद रखिएगा इट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमांडिंग पोजीशन में, प्रायर टू नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग। टाइटन कमांडिंग पोजीशन में। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में याद रखिएगा इंडसइंड बैंक करीब 1.25% ऊपर आज, और भारतीय एयरटेल आज इसमें यहाँ पे कुछ हद तक शॉर्ट कवर था विजिबल, याद रखिएगा भारतीय एयरटेल और साथ ही साथ आपका इंडस टावर, इन दो स्टॉक्स में आज शॉर्ट कवर विजिबल था। बजाज ऑटो सुबह से कमांडिंग पोजीशन में था, काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एडिशन हुए। UPL में, ब्रिटानिया में प्रायर टू नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। साथ ही साथ HUL आज डे हाई के क्लस्टर में जाके क्लोज होता हुआ। फार्मा स्पेस में डॉक्टर रेड्डीज, बाकी आज इंश्योरेंस स्पेस में अगर आप देखें HDFC लाइफ में बैंक थी, और अपोलो हॉस्पिटल इसने भी अपनी तरफ काफी अगर आप देखें तो आज वाई खींचा, और एक सिप्ला ये भी अर्निंग से पहले आज करीब 0.5% ऊपर, और अदानी इंटरप्राइजेस, रिलायंस आज काफ़ी हद तक न्यूट्रल रहा। आई थिंक इट्स गुड फॉर निफ्टी शट आपकी स्क्रीन पर लगभग 18,047 की ट्रेजेक्ट्री में 41,306 ये निफ्टी बैंक रहा 160 अंक ऊपर। एक जिसे कह सकते हैं ना आप, आई मीन अगेंस्ट ऑल ऑड्स। आई थिंक जब सुबह करीब 150-200 अंक नीचे निफ्टी था, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस पूरे बाजार को 17,500 से 600 से 700 से 800 से 900 से 18,1-18,2 की डायरेक्टरी में FIs लेके आए थे, और क्योंकि उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउटस्टैंडिंग OI खड़े थे पुट ऑप्शंस में 17,800, 17,900, 18,000 के जोन को सिक्योर करके ले जाना ऑन एक्सपायरी डे, इट लुक्स गुड। बैंक निफ्टी 41,000 के ऊपर, इट लुक्स गुड, लेकिन हाँ निफ्टी IT आज आपकी स्क्रीन पे 333 अंक नीचे, स्टिल इट्स अ क्लोज अबव 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन पेन था। आशीष और नीरज जी की टीम, आइए देखते हैं एक बार आज रुझान कैसे रहा और टीम्स में किन कैंडिडेट्स ने आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया और काफ़ी अच्छा खासा मूव देके क्लोज हुए। आशीष की टीम को पहले लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो यहाँ पर लगभग
13% का आप देखें यहाँ पर स्विंग मिला। रिलैक्सो फुटवियर्स में यहाँ पे दबाव की बात हो रही थी, नंबर्स काफ़ी खराब रहे थे, तो करीब 4.5% का। गुजरात सिद्धि सीमेंट 1% का। और इन्फोसिस याद रखेगा कल यूएस मार्केट का जिस प्रकार का हाल था, नैस्डैक की प्राइस परफॉर्मेंस, उसको देख के एक शॉर्ट कॉल ली गई थी यहाँ पे। मनाली पेट्रोल 10% का स्विंग, वर्ल्ड बेवरेजेस में करीब 5% का स्विंग, साथ ही साथ डालमिया भारत लगभग 4.25% का स्विंग यहाँ मिला। और जीई शिपिंग करीब 1.25% का स्विंग देखे गया। अच्छी रही है क्लोज अगेंस्ट ऑल ऑड्स, काफ़ी शानदार क्लोज यहाँ पे। और यूएस मार्केट में जो कल हुआ उसका प्रभाव कम ही नजर आया, हाँ थोड़ा सा आईटी पे था। एक बार फिर से कल बहुत महत्वपूर्ण सेशन, अर्निंग्स भी है और TGIF, थैंक्स गॉड इट्स फ्राइडे। शुक्रवार को आपसे फिर होगी मुलाकात सुबह 7 बजे मॉर्निंग कॉल में आशीष के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।